अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथफ्लिक्स बाय हाशिम ज़िया। भाई आज की इस क्लास के अंदर नस यूनिवर्सिटी के 2 फेब के पेपर को हम डिस्कस कर रहे होंगे कि मैथ्स के अंदर अभी तक के क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए नस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो भैया हमारे पास प्रॉपर पेपर आ चुका है 2 फेब का। तो 2 फेब वाले दिन हमारे पास किस तरह के नर्स के टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए, और जब मैं वीडियो डिजाइन कर रहा हूँ तो मेरे पास फर्स्ट शिफ्ट के भी क्वेश्चंस आ चुके हैं मैथ्स के, और सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर नस्ट के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें एग्जामिनर कहता है इफ आर इज इक्वल टू 2 द सर्कल एज अ सेंटर 0 एंड देर इज अ ट्राइंगल ए ओ सी, और एक ट्राइंगल आपको गिवन है बी ओ सी। ओके, एक ट्राइंगल है ए ओ सी, फिर एक ट्राइंगल है बी ओ सी, फिर एक ट्राइंगल है बी ओ डी। ये फिगर आपको शो हो रही है ना मेरा बेटा, कि देखो एक सर्कल में आपके पास इस तरीके से स्क्वायर बना हुआ है, एक सर्कल में इस तरीके से स्क्वायर बना हुआ है। चलो यहाँ पे बल्कि नहीं है, बट खैर ये तीन आपके पास स्क्वायर नहीं बना हुआ, ये स्क्वायर की एक साइड उड़ी हुई है। तो मेरे पास जो है ना एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर देखो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, फिर ये एक ट्रायंगल हो रहा है, फिर एक ये ट्रायंगल हो रहा है। ओके, कोई मसला नहीं है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई रेडियस हमारे पास 2 यूनिट्स के बराबर है। तो भाई यानी कि रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके किसी भी कोने तक का डिस्टेंस, तो ये भी 2 यूनिट्स होगा। फिर सेंटर से लेके इस कोने तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, 2 यूनिट्स होगा, क्योंकि सेंटर से लेके हर कोने तक का डिस्टेंस 2 होता है। फिर सेंटर से लेके इस कोने तक का डिस्टेंस भी 2 होगा, फिर सेंटर से लेके इस कोने तक का डिस्टेंस भी 2 होगा। तो अगर मैं देखूं तो तमाम ट्राइंगल्स इक्विलेटरल है यार, क्या मुश्किल बात है। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, मतलब इट्स समथिंग वेरी इजी। अगर ये पेपर में आ रहा है, आप किसी भी एक ट्राइंगल का निकालोगे, बाकी ट्राइंगल्स का भी वैसे ही आ सकता है इजीली। अच्छा अच्छा भैया, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल किस पे जाएं, हम ट्राइंगल सबसे पहले नंबर के ऊपर। अच्छा, मुझे यहाँ से ये लफ्ज कटा हुआ दिख रहा है, मुझे लग रहा है ये एक ट्राइंगल जो है ना ए ओ सी है, और एक ट्राइंगल है बी ओ सी, और एक ट्राइंगल है बी ओ डी। वैसे एक ट्राइंगल और भी फॉर्म हो सकता है, और वो ट्राइंगल होगा ए बी डी, यानी कि जो कंप्लीट बड़ा ट्राइंगल है। अगर हम चाहें तो हम ये भी पूरा कंप्लीट फॉर्म कर सकते हैं ना यहाँ पे। तो अब हमें पेपर के अंदर बच्चे ने क्वेश्चन आपको शेयर कर दिया, बड़ी बात है मेरा बेटा। तो भाई हम एबीडी ट्राइंगल का एरिया में निकाल लें, सबका निकाल लूंगा, मसला थोड़ी है। अच्छा, तो पहले अगर मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालूं तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। भाई ये भी 2 यूनिट्स है, ये भी 2 यूनिट्स है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस इज 2 एंड हाइट इज ऑल्सो 2 यूनिट्स, 2 टू द 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2 यूनिट। तो आपके पास इस ट्राइंगल का एरिया भी 2 यूनिट्स आ जाएगा, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इसका भी 2 यूनिट्स होगा, इसका भी 2 यूनिट्स होगा। तो ये तो मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होगा। एक ट्राइंगल एबीडी का भी निकाल लेते हैं। अगर ट्राइंगल एबीडी का एरिया पूछा जाएगा तो फिर वो ये कंप्लीट बड़ा ट्राइंगल होगा। अगर मुझे रेडियस गिवन है तो भाई ये जो आपके पास सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस 2 यूनिट है, तो सेंटर से लेके इस कोने तक का डिस्टेंस भी 2 यूनिट है। तो कंप्लीट बेस आपके पास क्या आ गई, 4 के बराबर। ये कंप्लीट डायमीटर बन गया ना सर्कल का, 4 के बराबर हो गया। और हाइट क्या है, ये भी सेंटर से लेके कोने तक का 2 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा 1/2। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, दैट विल बी 4 इंटू 2, दैट शुड बिकम 4 यूनिट्स के बराबर। सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन आज के नस्ट के पेपर के अंदर पूछा गया। तो अगर आप नस्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो बेटा आपको बैजेस के अंदर आपको जो हर सब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल प्रोफेसर हमारे पास से पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहां मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे होंगे। फिजिक्स के अंदर भी आपको मल्टीपल एक्सपर्ट टीचर्स मिल रहे होंगे। भाई इदारे नॉर्मली 10-10 हज़ार रुपए के ऊपर रिकॉर्ड लेक्चर्स का कोर्स आपको चूना लगा के बेच रहे हैं, सिर्फ रिकॉर्ड लेक्चर्स का। और 70,000 रुपए आपको कोई फ्रेंड देके बैठा होगा किसी अकेडमी के अंदर, वहां पे एक टीचर पढ़ा रहा होगा। तो हमारे बैचेस में आपको मल्टीपल एक्सपर्ट टीचर्स मिलते हैं, जब बार बार कोर्स आपका कवर अप करवा रहे होते हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है in a quiet lake a stone is dropped, the speed of wave is 5 centimeter per second, what will the area of the dark region if the radius is 8 centimeter? Okay, in a quiet lake a stone is dropped with the speed of wave, and the speed of wave is 5 centimeter per second, what will be the area of the darker region? अब देखो, ये क्वेश्चन मैथ्स के अंदर अगर पूछा जा रहा है तो आपको फिर सोचना पड़ेगा कि यार, जब आप बचपन में हर एक ने कभी ना कभी पत्थर तो फेंका होगा पानी के अंदर, कोई चीज तो पानी में फेंकी होगी। तो जब पानी के अंदर मैं कोई चीज फेंकता हूं तो नॉर्मली वेव जनरेट होती है, सही है। और वो जब पानी में अंदर जाता है ना तो एक सर्कुलर के अंदर अंदर जाएगा, ये नॉर्मल सी बात। अब यहाँ पे एग्जामिनर ने ये नहीं बताया कि आपके पास किस तरह की शेप फॉर्म हो रही है, पानी की है, क्या हो रही है। मगर ये अब आप खुद से एज्यूम कर सकते हो कि भाई जो डार्कर रीजन का मतलब क्या है, जो आपका, मैं इसको बोलूंगा अनडिस्टर्ब सर्कल फॉर्म होगा। पानी एक पड़ा हुआ है, एक स्टिल कहीं पे पानी खड़ा हुआ है, कोई नाला है, कोई पानी का क्या कहेंगे उसको, जौहड़ है, या कोई भी पर्टिकुलरली आपकी लेक है। मैं उठा के उसमें जब पत्थर फेंकूंगा तो जब आपके पास वेव जनरेट होती है वो एक सर्कुलर फॉर्म पे फॉर्म होती है, सर्कुलर फॉर्म के ऊपर। आप घर से बाहर निकलिए, भले घर के अंदर ही आप पानी की बाल्टी में डाल के देखिए, पानी की बाल्टी तो खैर छोटी होगी, बट आपके घर में कोई पूल शूल है उस पर डाल के देखिए, सही है। तो क्या होगा, वेव जनरेट होगी।
तो एग्जामिनर यही क्या आपसे क्या कह रहा है कि भैया तुम्हारे पास पर्टिकुलरली तुमने क्वाइट लेक के ऊपर एक स्टोन को फेंका है, तो स्पीड ऑफ वेव जो है उसने आपको 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दे दी। आगे कहता है कि भैया व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द डार्क रीजन। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं जब पत्थर उस पानी की लेक में फेंका जाएगा तो आपके पास एक सर्कुलर फॉर्मेशन होती है ना, तो इफ रेडियस इज 8 सेंटीमीटर तो आपको एरिया निकालना है। अब इसको सॉल्व कैसे करें? अब सॉल्व करने के लिए भाई एरिया ऑफ अ डार्कर रीजन निकालना है, तो ये बन जाएगा ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो आपको रेडियस ऑलरेडी गिवन है, रेडियस इसलिए गिवन है, तो पाई का पाई 8 का स्क्वायर है 64, तो 64 इंटू पाई आपके पास के बराबर होगा। 8 का स्क्वायर है 64 एंड 64 इंटू पाई मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो भी मेरा ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन हो। अब ये स्पीड ऑफ वेव क्यों गिवन है? स्पीड ऑफ वेव आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, क्योंकि एरिया ऑफ अ डार्कर रीजन पूछा है और यहाँ पे उसने आपको अगर टाइप ऑफ नहीं बताया वो, तो आप अज्यूम कर सकते हो कि आपके पास सर्कल ही फॉर्म हो रहा होगा। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, इसमें एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, इफ t इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 2 विच सीरीज इज फॉर्म बाय दिस जनरल टर्म। अच्छा, अब देखो मेरे पास एक जनरल टर्म गिवन है, तो एग्जामिनर कह रहा है सीरीज यहाँ पे किस तरह की फॉर्म होगी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहता है कि भाई अगर t की वैल्यू बराबर है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 2 विच सीरीज इज फॉर्म बाय दिस जनरल टर्म। तो भैया सिंपल तरीके से आप एक दफा n की वैल्यू 1 को डाल दिए तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस का 1 2 डिवाइडेड बाय 3, फिर n की वैल्यू को 2 डालेंगे तो ये बन जाएगा सिंपल तरीके से 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 4। तो आप सिंपल तरीके से चेक कर सकते हो आपके कौन से ऑप्शंस के अंदर कौन सी सीरीज को वेरीफाई कर रहा है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन किसी भी पैटर्न पे आ सकता है। आपने बारी बारी n में एक दफा 1 डालना है तो आपको सीरीज की पहली टर्म मिल जाएगी, फिर n में 2 डालिए सीरीज की दूसरी टर्म मिल जाएगी, फिर n की जगह पे 3 डालिए सीरीज की तीसरी टर्म मिल जाएगी, फिर n की जगह पे 4 डालिए सीरीज की चौथी टर्म मिल जाएगी। ऑप्शंस को चेक कर लीजिए, जो ऑप्शन उन सीरीज की मंदरजा वाला टर्म्स को वेरीफाई कर रहा हो, फॉलोइंग टर्म्स को वेरीफाई कर रहा हो, वो करेक्ट आंसर होगा। नॉर्मल सी चीज है। अच्छा रहा है ना। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई आपके पास एक 2/2 का डिटरमिनेंट है 5 0 2 -5 और होल पावर में आ रहा है 20 20, सॉल्व इट। तो यार ये मुझे दिखता है कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, पावर क्या आ रही है, पावर आ रही है 20 20। तो अब अगर तो ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आता है तो फिर आप इसको सॉल्व किस पैटर्न के ऊपर करोगे? सॉल्व करने के लिए फिर इसका एक स्ट्रक्चर होता है, इसकी ट्रिक होती है। अगर तो यही क्वेश्चन मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है, सॉल्व करने की नॉर्मली ट्रिक क्या होगी इसकी? लेट सपोज ये अपर ट्रायंगुलर है ना, तो ये मेरे पास आ गया ए, इधर देन मेरे पास बी आ गया, इधर आ गया 0 एंड देन इधर आ गया ऑब्वियसली मेरे पास डी आ गया। मैं ए बी और 0 है क्योंकि अपर ट्रायंगुलर है, तो ए बी और डी सही है। ओके, अब मुझसे एग्जामिनर कह रहा है, अच्छा चलो इसको सिंप्लीफाई करना है, बल्कि एक तरीके का लिख दे। क्वेश्चन आ रहा है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आई एम सीइंग फर्स्ट टाइम इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम, यूनिवर्सिटी वरना आता नहीं था कभी। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 2/2 का मैट्रिक्स है और ऊपर पावर में आ रहा है 20 20। एग्जामिनर कह रहा है सॉल्व इट, नो मोर एक्सप्लेनेशन वाज गिवन। बेटा इसकी एक ट्रिक होती है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, बड़े फेमस पैटर्न को फॉलो करता है, ये नॉर्मली इंडियन एग्जाम्स के अंदर पढ़ाया जाता है। आपके पास यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास ये आ रहा है 5 0 2 और -5। तो आई कैन से कि भाई ये मेरे पास आ रहा है ए, ये मेरे पास बी है, और चूंकि अपर ट्रायंगुलर आपके पास आ रहा है ना, तो ये यहाँ पे मैं इसको डी कह देता हूँ लेट सपोज। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है ए की पावर एन को, तो सॉल्व करने का फिर पैटर्न क्या होगा? एन का मतलब तुम्हारी पावर है ना, तो ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल ए की पावर एन, यानी कि जो भी ए क्वांटिटी है उसकी पावर में एन। फिर मेरे पास जो सेकंड एलिमेंट होगा उसको कैलकुलेट किया जाता है बी इंटू ए की पावर एन माइनस का डी की पावर एन, नीचे डिवीजन में ए माइनस का डी, और थर्ड एलिमेंट 0 ही है, और फोर्थ एलिमेंट आपके पास सिंपल डी की पावर एन ही रहेगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा? ये a की पावर n, a मेरे पास 5 के बराबर है तो 5 की पावर में ऑब्वियसली 20 20 आ जाएगा। देन आपके पास b 2 था, फिर a की पावर n, तो ये बन जाएगा आपके पास 5 की पावर में 20 20। तो मैं इधर करके दिखा देता हूँ, ये इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, a क्या बन जाएगा? a हो जाएगा 5 की पावर 20 20 माइनस माइनस, ये माइनस साइन इस फॉर्मूले का। फिर आपके पास जो d है वो इटसेल्फ माइनस है, इटसेल्फ वो क्या है? माइनस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 5 इंटू पावर के अंदर 20 20। नीचे डिवीजन में क्या है? नीचे डिवीजन के अंदर सिंपल तरीके से आपके पास मौजूद है a माइनस का d, तो बन जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस का 5 एज इट इज। सही है ना भैया? यही क्वेश्चन गिवन है, यस यही क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब आपके पास नीचे क्या हो गया? नीचे मेरे पास मौजूद था 0 का 0, और d क्या है? d मेरे पास मौजूद है सिंपल तरीके से नेगेटिव की 5 की पावर में होल पावर में 20 20।
अब देखो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने पे जाओगे ना, 20 कैसी पावर है, इवन पावर है, तो इवन पावर इस नेगेटिव साइन को आपको क्या कर देगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट। तो इससे फायदा ये होगा कि ऊपर वाली टर्म से नीचे वाली टर्म कैंसल आउट हो गई, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे जीरो के बराबर आ जाएगी, क्योंकि ये 2b जो था मल्टीप्लाई हो रहा था ना इस फॉर्मूले से, तो भाई ये सिंपल तरीके से तो कैंसल आउट हो गया। और यहाँ पे आपके पास फाइनल आंसर जो आ रहा होगा, इट शुड बी 5 की पावर 20 0 0 देन पॉजिटिव की 5 की पावर में 20 इवन पावर है, तो नेगेटिव साइन ऑब्वियसली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट विल बी दैट हाउ यू विल बी सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसकी ट्रिक होती है, जो ट्रिक मैंने आपको साथ ही बता दी कि किस पैटर्न के ऊपर हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है या सॉल्व करने के ऊपर जाना है एंड सो ऑन। बस यहाँ पे एक क्वेश्चन और गिवन है इंटीग्रेशन वाला, इसको हम अलग पेज पे जाके सॉल्व कर लेते हैं कि भाई ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, कि भाई हमारे पास पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, डेट वाज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन हमारे पास आता है जिसमें एग्जामिनर कहता है कि भाई इंटीग्रेशन है, यहाँ पे मौजूद है x, इधर आ रहा है अंडर रूट का अंडर रूट, एंड देन ऑब्वियसली इट इज एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है ना भैया। ये क्वेश्चन मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है, थोड़ा सा इसको मजीद जूम इन भी कर देते हैं ताकि हमें नजर आए। ओके अच्छा भाई, अब देखो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो किस पैटर्न पे करेंगे। वैसे सॉल्व करने का आसान तरीका तो ये कि डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या ले लो, इसको उसके ऊपर अप्रोक्सीमेशन के ऊपर, सब्स्टिट्यूशन के ऊपर सॉल्व कर लीजिए। तो भाई मेरे पास क्वेश्चन चूंकि मौजूद है इंटीग्रेशन x इंटू अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो फिर सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली हम अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेते हैं। मैं कहता हूं कि भाई u बराबर है किसके, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 के बराबर होगा। अगर अब आप इसका डेरिवेटिव लेने के ऊपर जाओगे तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा du बाई डी एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x के बराबर, और माइनस का 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। इट्स एन ऑब्वियस थिंग। तो मैं क्या कह सकता हूं कि भैया du किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2x इंटू डी एक्स के बराबर होगा। सही है भैया, ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मुझे x इंटू डी एक्स कहीं पे गिवन है तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड करवा दीजिए, तो बन गया 1/2 इंटू डी यू, ये बराबर होगा किसके, x इंटू डी एक्स के। तो हम अपर स्टेटमेंट को इस पैटर्न पे चेंज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, अंडर रूट का अंडर रूट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने किसके बराबर कंसीडर कर लिया, u के, और ये x इंटू डी एक्स जो है इसको हमने कह दिया किसके बराबर है, 1/2 इंटू डी यू के। चूंकि 1/2 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो इसको बाहर फेंक दिया। और इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन अंडर रूट बराबर होता है पावर में 1/2 के इंटू डी यू का डी यू। अब यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन को अप्लाई करिए, तो इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला, पावर में एक इजाफा ऊपर, तो 1/2 प्लस का 1, ये बन गया 3/2, ऊपर भी नीचे भी आ गया 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी बेटा, तो क्या बन जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/3 बनेगा। ये बन गया 1/3 का 1/3 इंटू यू की पावर 3/2। और यू चूंकि बराबर था आपके पास किसके बेटा, यू आपके पास बराबर था सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस के 1 के प्लस के सी के साथ आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। दैट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा पावर में 3/2 भी तो है, हाँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा पर्टिकुलरली करेक्ट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। बेसिक चीज है भैया, सिंपल पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आ रहा है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का। तो भाई एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपल तरीके से आप यहाँ पे फॉर्मुला अप्लाई करोगे कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने के लिए फॉर्मुला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ऊपर आप लोगे वेक्टर ए डॉट बी का इनका डॉट प्रोडक्ट, और नीचे आ जाएगा सिंपल इनका इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड। तो आपके पास क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्टली अप्लाई कर दूं, आई इंटू आई, ये बराबर होगा 1 के, माइनस का 2 माइनस के जे से जब होगा तो प्लस का 2 बनेगा, माइनस का के, यहाँ पे ऑब्वियसली कोई के नहीं है तो 0 के मौजूद है, तो वेक्टर ए मौजूद है आई माइनस 2 माइनस का के, तो आई कंपोनेंट आई से होगा तो सिंपल 1 आ जाएगा, माइनस 2 माइनस जे से होगा प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस के जब 0 से होगा तो 0 आ जाएगा। नीचे इनका इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड लोगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई कंपोनेंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, माइनस के 2 का स्क्वायर इज 4 एंड माइनस के 1 का स्क्वायर इज 1, तो ये आ गया मेरे पास अंडर रूट 6 के बराबर। और इसका क्या होगा, इसका होगा आई कंपोनेंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर इज 1, और जे कंपोनेंट -1 है, -1 का स्क्वायर इज 1, तो ये बन गया √2। तो नीचे मेरे पास आ गया अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 2। अच्छा अंडर रूट 6 को फर्दर तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, आप इसको ब्रेक कर सकते हो, आप अंडर रूट 6 को ब्रेक कर सकते हो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 की फॉर्म में, ऐसा ही है, हाँ सही है। तो ये वाला √2 जब इस √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, अच्छे तरीके से लिख दो यार, अच्छी बात है बेटा। कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, ऊपर आ गया 2 प्लस का 1 3, नीचे √6 है, देखो नीचे चूंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो √6 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, कैसे ब्रेक कर रहा हूँ, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 की फॉर्म में, और बाहर एक √2 मौजूद है। तो उससे फायदा ये होगा कि यार अल्टीमेटली √2 कट जाएगा तो सिंपल 2 बचेगा, तो मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस इनवर्स 3 का 3
और नीचे आ जाएगा √2 इंटू √2 के बराबर, और नीचे √3 का √3। थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई कर लो आप तो इसको क्या बन जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि देखो हो सकता है ये आपका आंसर मौजूद ना हो, क्योंकि कभी भी याद रखिएगा डिवीजन के अंदर रूट की टर्म को हमेशा लिखा नहीं जाता, तो आप उसको मल्टीप्लाई डिवाइड के फॉर्मेट पे लिखते हो। तो आप यहाँ पे रेशनलाइज करवा लीजिए, तो रेशनलाइज करवाऊंगा तो ऊपर आ जाएगा सिंपल 3√3 और √3 नीचे बचेगा 3 इंटू 2, 3 से 3 कट गया, क्योंकि आपने रेशनलाइज करवाना है ना, तो बेटा √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो ऊपर आ गया √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो व्हेनेवर टू अंडर रूट्स मल्टीप्लाई एंड द इनर वैल्यू इज सिमिलर, तो अंदर वाली वैल्यू एक दफा लिखी जाती है, तो रूट से रूट कट जाएगा, तो ये आपका ओवरऑल जो फाइनल आंसर होगा ना, ये बराबर होगा कॉस इनवर्स √3 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर, ये इसका आंसर होगा। दैट्स हाउ यू सॉल्व। तो भाई इस तरीके से क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। ये सारी चीजें आपको हमने पढ़ाई हुई ऑलरेडी। देखो बैजेस का फायदा ही ये होता है कि आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होता है, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिल रहे होते हैं बेटा। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ रहा है, इट इज 9x² माइनस का y माइनस का √7 का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद 9। फाइंड द ट्रांसफर्स एक्सिस, ओनली ट्रांसफर्स एक्सिस वाज आस्क्ड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, मैं एक काम करता हूँ, इसको जरा सा एक्सपेंड कर देता हूँ इस साइड के ऊपर। ओके परफेक्ट। तो हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 9x² माइनस का साइन आगे गिवन था y माइनस का √7 होल पावर में स्क्वायर इक्वल टू के बाद 9। इसका ट्रांसफर एक्सिस कैलकुलेट करना है। एक काम करो, डायरेक्टली सॉल्व करने में चले जाओ, पूरी टर्म को 9 से डिवाइड करवा दो, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा। अगर पूरी टर्म को मैं 9 से डिवाइड कर पाऊँ, इट शुड बिकम 9 डिवाइडेड बाय 9, तो ये तो मेरे पास बन जाएगा सिंपल x² डिवाइडेड बाय 1, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का y माइनस का √7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 और इक्वल टू के बाद ये आ जाएगा 1, क्योंकि कंप्लीट इक्वेशन को आपने 9 से डिवाइड करवा दी, ऐसा ही है। अब हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड हाइपरबोला की अपनी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी मेरे पास, क्योंकि हाइपरबोला है ना, एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव है। हाइपरबोला की पहचान क्या होती है बेटा, हाइपरबोला की दुनिया में पहचान ये होती है कि भैया आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जहां पे x² भी होगा y² भी होगा, बट एक टर्म आपकी पॉजिटिव होगी एक टर्म आपकी नेगेटिव होगी, तो हाइपरबोला है। अच्छा, दूसरे नंबर पे मुझे एक चीज और यहाँ पे दिख रही है, और वो बड़ी क्रूशल चीज है। वो क्या है कि देखो x² तो अकेला है मगर y वाला अकेला नहीं है। इसका मतलब ये हाइपरबोला कैसा है, एक ऐसा हाइपरबोला है जिसका जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर नहीं है। अक्सर बच्चे यहाँ पे अब धोखा खा जाएंगे, x² को जब वो देखेंगे वो समझेंगे सेंटर ओरिजिन के ऊपर, मगर y वाली वैल्यू भी देखो ना, फॉर्मूला ओपन करोगे इट शुड बिकम a माइनस b का होल स्क्वायर, तो यानी कि आपके पास y का स्क्वायर भी बनेगा, टू अब y सिंगल लीनियर y की टर्म भी आ रही होगी, तो ये आपके पास एक ऐसा हाइपरबोला है जिसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, ये वाला x माइनस h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस का y माइनस k का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर अब मुझे अपना क्या निकालना है, अब अगर मुझे अपना सेंटर निकालना है, पहले सेंटर निकाल लो, बेशक h कॉमा k होता है सेंटर आपका, तो सेंटर क्या होगा h कॉमा k। h देखो नेगेटिव h के सामने x के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसको अगर मैं चाहूं तो ऐसे करके भी वैसे लिख सकता हूं, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है ना, x अकेला है, तो ऐसे करके लिखोगे तब भी x स्क्वायर ही फॉर्म होगा। बात तो एक ही है ना भाई, x स्क्वायर कहीं पे लिखा हुआ या मैं उसको s फॉर्मेट के ऊपर लिखूं, मैं उसको x माइनस 0 का होल स्क्वायर लिखूं, ब्रैकेट ओपन करोगे तो भैया स्क्वायर x भी जाएगा, तो बात एक ही है। यानी कि h की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर, जबकि k की वैल्यू क्या होगी, कुछ बच्चे बोलेंगे सर नेगेटिव का √7, अरे भाई नेगेटिव k के सामने नेगेटिव का √7 है, तो k की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव के √7 के बराबर, तो आपके भाई ये वैल्यू भी आ गई। हम तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर आपसे जरूर पूछा गया होगा कि ट्रांसफर एक्सिस के पॉइंट बताइए, तो अगर ट्रांसफर एक्सिस के पॉइंट पूछे जा रहे हैं तो वो किसके बराबर होंगे, वो होंगे आपके पास फिर h प्लस माइनस a कॉमा a के बराबर। उस केस के अंदर h की वैल्यू क्या है, 0 प्लस माइनस का a बराबर होगा, क्योंकि a स्क्वायर 1 के बराबर है तो a बराबर होगा 1 के, और k बराबर है हमारे पास सिंपल √7 के। सही है, तो सिंपल तरीके से आ गए। अगर मुझसे पूछा जाता है एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, तो वो आता आपके पास h कॉमा के प्लस माइनस b के बराबर, तो h बराबर है मेरे पास किसके, 0 के, k बराबर है k बराबर है भैया √7 के प्लस माइनस का b, तो b स्क्वायर अगर 9 है तो b बराबर होता 3 के, तो मैंने आपको रफली सॉल्व करके भी बता दिया। खैर अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर कह रहा है कि इफ z इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा फाइंड देन z पावर 1/1 इफ थीटा इज इक्वल टू π/2। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई डिमोवर्स थ्योरम है, यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है मेरे पास सिंपल तरीके से क्या, cos थीटा, थीटा क्या गिवन है π/2 प्लस का आयोटा sin थीटा, अगेन थीटा क्या मौजूद है बेटा π/2,
होल पावर में देखो क्या कह रहा है एग्जामिनर, होल पावर में कह रहा है 1/1। तो मेरा बच्चा अगर मुझे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है तो डिमोवर्स थ्योरम कहता है कि भाई जो भी तुम्हारी पावर आ रही है वो एंगल्स का मल्टीपल बन जाएगी। तो इट शुड बिकम cos 1/1 पाई बाय 2 प्लस का आयोटा साइन, यहां पे भी आ जाएगा सिंपल तरीके से 1/1 पाई बाय 2। अब देखो इसको किस पैटर्न पे सॉल्व करेंगे, अक्सर बच्चे अब कंफ्यूज हो जाएंगे सॉल्व करने में, हालांकि इसको सॉल्व करना लिटरली बड़ा आसान है। मुझे एक बात बताओ, कभी आपने इस तरह के क्वेश्चन को देखा है? अगर मैं आपसे कहता हूं कि लेट सपोज कहीं पे लिखा हुआ आ जाए 420 डिग्री, लेट सपोज कहीं पे लिखा हुआ है टेंजेंट 420, कैसे सॉल्व करते हो? अब आप बोलोगे सर ये तो हमें मालूम है, कभी भी अगर एंगल की वैल्यू 360 से बड़ी हो तो हम 360 को माइनस करते हैं, रिमेनिंग वैल्यू मेरा आंसर होती है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। तो यानी कि लेट सपोज कहीं पे टेंजेंट 420 लिखा हुआ है तो आप सिंपल तरीके से 420 में से 360 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 में से 0 गया, फिर आपके पास 12, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा, खत्म हो गया। तो यानी कि 60 डिग्री रिमेनिंग एंगल है। तो यानी कि आपके पास टेंजेंट 420 का वही आंसर होगा जो टेंजेंट 60 का होगा। ये बात समझ में आती है? कभी भी एंगल 360 से अगर बड़ा हो जाए तो क्या करते हो, रिमेनिंग एंगल पूरा का पूरा माइनस कर देते, आप 360 में से उतने एंगल को माइनस करते हो, फिर चेक करते हो क्या 360 से छोटी वैल्यू आ रही है, अगर 360 से छोटी वैल्यू होगी तो वो आपका आंसर होता है, यानी कि उसको आप उस पर्टिकुलर एंगल पे सॉल्व कर लेते हो उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। उसके पीछे रीजन क्या होती है, 360 डिग्री के ऊपर एक कंप्लीट चक्कर पूरा होता है। तो भैया रेडियन के अंदर एक चक्कर कब पूरा होता है, जब कभी आपके पास 2 पाई हो, ऐसा ही है। क्योंकि देखो रेडियन का एंगल क्या होता है, आपके पास रेडियन के अंदर ये पाई बाय 2 इधर होता है, पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है, एक क्वाड्रेंट का एंगल, फिर पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 यहां तक का, तो ये बनता है पाई, पाई का मतलब होता है 180, फिर 3 पाई बाय 2 यानी कि आपके पास सिंपल तरीके से तीसरा क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया, और फिर फाइनल एक कंप्लीट चक्कर यहाँ पे तीसरा क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया, और फिर आपके पास जो फाइनली 2 पाई होता है वो बराबर होता है 360 के। यानी कि एक कंप्लीट चक्कर एंगल का रेडियन के अंदर कब पूरा होता है, 2 पाई पे। ऐसा ही है ना भाई, ये बात तमाम बच्चे मानते हैं। तो यहां पे देखो लिखा हुआ है 1/1 पाई बाय 2, 1/1 पाई बाय 2। तो भैया खुद सोचो कि जो 101 है, अगर मैं डायरेक्टली इसको 2 पे डिवाइड करूं, क्या ये 2 पे डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल, क्योंकि 101 इज नॉट अ इवन नंबर, ये है ऑड नंबर। तो इसमें से कितना माइनस करूंगा कि मैं इवन नंबर की लाइन में आ जाऊं, क्योंकि इवन नंबर 2 पे तो डिविजिबल होगा, तो यानी कि उतना माइनस कर दोगे तो वो उतने ही दफा आपका चक्कर 100% कंप्लीट हो चुका है। तो रिमेनिंग आपका क्या होगा, रिमेनिंग आप उसको एंगल पे डाल सकते हो। जिस तरह टेंजेंट 420 था, तो 420 में से अगर 360 को माइनस करते हो तो जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो आप ओरिजिनल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि लेट सपोज कहीं पे लिखा हुआ है आपके पास साइन, लेट सपोज कहीं पे लिखा हुआ है साइन साइन 390, लेट सपोज देयर इज साइन 390। तो भैया 390 को सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि 390 360 से बड़ा है, तो आप 360 में उतना माइनस कर दीजिए। तो भाई 390 में से अगर मैं 360 को माइनस करूंगा कितना बचेगा, 30 डिग्री रिमेनिंग होगा, यानी कि साइन 390 का वही आंसर होगा जो साइन 30 का होगा। सिमिलरली देखो यहाँ पे cos 1/1 पाई बाय 2 है। अब मुझे पता है कि भैया रेडियन के अंदर जो कंप्लीट चक्कर पूरा होता है वो 2 पाई पे होता है, तो क्या ये जो एंगल है 1/1 के 2 पे डिविजिबल है? नहीं है। तो नहीं डिविजिबल तो कब डिविजिबल होगा, कितना मैं माइनस करूं, कितने एंगल्स को माइनस करूं? मैं सिंपल तरीके से एक को बस माइनस करता हूं, क्योंकि 100 डिवाइडेड बाय 2 इज डिविजिबल। तो मैंने क्या करा, सिर्फ एक जो पाई था ना उसको रिमूव कर दिया। तो मैंने क्या करा, 1/1 को मैं ब्रेक कर देता हूं। भाई 1/1 किसके बराबर है, ये बराबर है 100 प्लस के 1 पाई के, ऐसा ही है ना भैया। 100 चूंकि आपके पास क्या है, डिविजिबल है, 100 क्या है आपके पास, डिविजिबल है 2 के ऊपर, यानी कि 100 के ऊपर आपके कंप्लीट चक्कर पूरे हो रहे हैं 50 दफा, तो खाली एक पाई बाय 2 आपका बच रहा है। तो यानी कि इसका मतलब क्या, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं सिंपल cos पाई बाय 2 प्लस का आयोटा साइन पाई बाय 2। भाई सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया, cos पाई बाय 2 0 होता है और साइन पाई बाय 2 बराबर होता है 1 के, तो हमारा अल्टीमेटली आंसर बराबर था आयोटा के। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, फिर आपके पास एक सेट ए आ रहा है, फिर सेट बी आ रहा है, तो बताइए ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। बच्चों वाली चीज है भैया, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लो अपना। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं यूनिवर्सल माइनस के ए को। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आएगी, यूनिवर्सल माइनस का ए। माइनस का मतलब होता है रिमूव द कॉमन एलिमेंट्स एंड राइट ओनली फर्स्ट सेट वैल्यूज। तो 1 2 3 अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आएगी 0, 4, 5 के। फिर बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट अगेन यूनिवर्सल माइनस का बी, तो 2, 4, 5 को अगर मैंने माइनस किया तो इट शुड बिकम 0, 1 और 3 के बराबर। अब अगर मुझे दोनों को आपस में माइनस करना है तो माइनस का फंक्शन होता है आपके पास सेट्स के अंदर कि रिमूव द कॉमन पार्ट, रिमूव द कॉमन पार्ट एंड राइट ओनली द फर्स्ट एलिमेंट वैल्यूज। तो अगर मैंने कॉमन पार्ट को माइनस किया तो फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यूज खाली क्या बच रही है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट है, खाली वैल्यूज आपके पास 4, 5 बच रही होंगी। इट शुड बी द करेक्ट आंसर। सिंपल है, क्या मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि भाई रूट बताइए x की पावर 4 माइनस के x क्यूब
माइनस का 8x प्लस का 8k। आसान तरीका बताऊं आपको, ऑप्शंस के अंदर जो गिवन होगा ना, बारी बारी ऑप्शंस को उठा के अपनी मेन इक्वेशन में डालो, चेक कर लो जिसके ऊपर वेरीफाई कर रहे होंगे। इसके वैसे 4 आपके पास आंसर होंगे क्योंकि पावर 4 आ रही है। पावर 4 का मतलब क्या है, क्वाड्रा इक्वेशन है। तो भैया आपके पास जितनी जो हाईएस्ट पावर होती है ना आपके पास इक्वेशन के अंदर, उतने रूट्स होते हैं, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.976 होल पावर टू द थर्ड पावर होल पावर 1/3 यूजिंग द बाइनोमियल सीरीज अप टू थर्ड टर्म। कोई मसला नहीं है। तो भैया आपके पास क्वेश्चन बेसिकली क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है 0.96। मैं एक काम करता हूं, इसको साइड पे जाके सॉल्व कर लेता हूं। क्वेश्चन बेसिकली क्या गिवन है, तो बेटा देखो इसको फर्दर कैसे आप सिंपलीफाई करोगे। 0.976 की पावर 1/3 है, बाइनोमियल सीरीज में सॉल्व करना है क्योंकि बाइनोमियल सीरीज की स्टार्टिंग वैल्यू 1 होती है। तो अगर आप 1 माइनस का 0.976 करते हो तो बनेगा क्या, पहले तो इसको सर्च करो। मैं यहाँ पे मुझे 0.97 माइनस करना है ना, अगर मैं यहाँ पे 4 0 लेता हूँ और इधर क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से इधर मौजूद है 0.976। 3 जीरो भी वैसे काफ़ी हैं। तो ये बन गया 0, ये बन गया 9, ये बन गया 9, ये बन गया 10। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 3, 9 में से 9 गया 0। तो ये तकरीबन आपके पास बन रहा होगा 0, 9 में से 7 गया, सॉरी 9 में से 7 गया, 2 बनेगा ना यार। तो 0.02 पे अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं सिंपल तरीके से क्या लिख सकता हूँ कि भाई जब मैं 1 माइनस का 0.024 करता हूँ ना, तो ये किसके बराबर होगा, 0.976 के, क्योंकि क्योंकि देखो हमें इसमें से वैल्यू निकालनी है ना। तो 1 माइनस का 0.024 किसके बराबर होगा, 0.976 के, जो कि हमें एक्चुअल रकम गिवन थी, एक्चुअल वैल्यू गिवन थी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सिंपल 1 प्लस का x होल पावर के अंदर n का n। तो ये बराबर होता है किसके, 1 प्लस का n इंटू एक्स प्लस का n इंटू n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर, और ये चलता जाता है। हमें चूंकि सिर्फ थर्ड पावर तक सॉल्व करना है तो आपको फर्दर सॉल्व करने की नीड नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपकी जो पावर है ये आपका n है और आपका x क्या है, नेगेटिव का 0.024। आप इसको सिंप्लीफाई करवा लो तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस का n किसके बराबर है, n बराबर है मेरे पास सिंपल तरीके से 1/3 के, ऑब्वियसली n बराबर है 1/3 के, और x बराबर है मेरे पास नेगेटिव का 0.024 के। आगे हो जाएगा n बराबर है अगेन 1/3 के, अगेन यहाँ पे हो गया 1/3 माइनस का 1, नीचे डिवीजन में 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर, x बराबर होगा किसके, नेगेटिव के 0.024 के होल स्क्वायर के। तो ये आपके पास इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन इसकी हो रही होगी। तो जो भी आपके पास वैल्यूज हैं फिर आप सिंप्लीफिकेशन फर्दर करवाओगे तो उस तरीके से सिंप्लीफाइड होता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये बन गया 1 का 1, 0.024 को सिंप्लीफाई करोगे तो 0.024 किसके बराबर होगा वैसे बाय द वे, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ 0.024 को, तो इट शुड बिकम व्हाट। तो भाई डेसिमल को अगर राइट साइड पे भेजोगे तो ये बन जाएगा 24। डेसिमल कितने डिजिट्स आगे किया है, 3 डिजिट आगे किया है, रेज टू द पावर नेगेटिव का 3, नीचे 3 का 3 आ गया, 3 1 3 एंड 3 8 ज़ार इज 24। तो ये बन गया 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर नेगेटिव 3। तो यानी कि, और चूंकि नेगेटिव साइन भी है तो ये बन जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर नेगेटिव 3। तो यानी कि आपका जो आंसर होगा 0.99 के अराउंड समथिंग आ रहा होगा। अगेन इतना डिटेल आगे फर्दर सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, मुझे वैसे ही दिख रहा है कि मेरा आंसर क्या होगा, 0.999 समथिंग के अराउंड हो रहा होगा, इसको फर्दर सॉल्व करने की नीड नहीं है, मगर इस पैटर्न के ऊपर सॉल्व हो रहा होगा। तो इसका आंसर आप चेक कर लोगे 0.99 के अराउंड जो भी आ रहा होगा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। दैट वाज द लॉजिक हियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा था उसमें एग्जामिनर कहता है कि भाई number of ways creating number of plates of 3 digit followed by 2 alphabets if repetition is not allowed. Number of plates 3 digits followed by 2 alphabets if repetition is not allowed. Number of ways creating number plate if 3 digits followed by 2 alphabets if repetition is not allowed. Okay, number of number plates 3 digits followed by 2 alphabets. अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अगेन ये पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है, नंबर प्लेट्स इफ 3 digits followed by 2 alphabets repetition not allowed। हमारे पास नॉर्मली जो डिजिट्स होते हैं वो होते हैं 0 से लेके 9 तक के। ये तो बेसिक चीज है भाई, डिजिट्स क्या होते हैं 0 से लेके 9 तक के होते हैं, बात सारे बच्चे मानते हैं भैया। अच्छा, तो अगर मेरे पास डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 9 तक के जो बेसिक होते हैं, तो एग्जामिनर ने कहा है रिपीटिशन नॉट अलाउड है। तो 0 से लेके 9 तक का मतलब क्या है, टोटल 10 डिजिट्स मेरे पास बन गए, 3 डिजिट्स हैं फॉलोड बाय 2 अल्फाबेट्स। तो मैं कह सकता हूं कि बन जाएगा मेरे पास 10 परमुटेशन 3,
टोटल 10 डिजिट हो गए ना, 0 भी एक डिजिट है, 0 से लेके 9 तक, उसके बाद तो सारे रिपीट हो रहे होते हैं, 1 0 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन। तो मेरे पास 10 परमुटेशन 3 बन गया। 10 परमुटेशन 3 का मतलब क्या है, चेक करना पड़ेगा। 10 परमुटेशन 3 बराबर होगा वैसे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 में से 3 निकालोगे 7 फैक्टोरियल के, तो ये बन जाएगा आपके पास 7 से 7 कट गया, तो ये सिंपल आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 के। तो आपके पास सिंपल तरीके से 9 इंटू 8 72, 72 इंटू 10 ये बन जाएगा 720 के बराबर। अच्छा, और अगर अल्फ़ाबेट्स की बात की जाए तो दुनिया में हमारे पास क्या है, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं टोटल, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 26 होते हैं। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भैया आपके पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें 2 अल्फ़ाबेट्स सिर्फ आपने लेने हैं। तो अल्फ़ाबेट्स कितने लेने हैं, सिर्फ 2 लेने हैं। अल्फ़ाबेट्स का केस क्या है, 2 अल्फ़ाबेट्स है मेरे पास। अल्फ़ाबेट्स टोटल 26 होते हैं दुनिया के अंदर, टोटल A से लेके Z तक के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 होते हैं। तो 26 अल्फ़ाबेट्स में से मुझे सिर्फ 2 को सेलेक्ट करना है, तो 26 परमुटेशन 2 हो जाएगा। और सिंपल तरीके से इसका आंसर क्या होगा, अगर 26 परमुटेशन 2 निकालना है तो ये बन जाएगा 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 26 में से 2 जाएगा 24 फैक्टोरियल, तो 24 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल 26 इंटू 24 बन रहा होगा, तो 26 इंटू 25 सॉरी, क्योंकि 24 फैक्टोरियल से नीचे वाला 24 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आप 26 मल्टीप्लाई बाय 25 को सिंप्लीफाई कर लो, क्या बन गया 5 6 30 का 0 और 3, 5 2 10 और 3 13, फिर अगेन 6 2 12 का 2 और 1, 2 2 4 और 1 5, तो इट शुड बिकम 0 का 0 और 3 और 2 5 और 5 और 1 6, तो 650 बन गया। अब चूंकि कंबाइंड निकालना है तो फिर इनको आपस में लास्ट में मल्टीप्लाई करवा दोगे, क्योंकि एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भैया आखिर में क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, 72 को 65 से अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 5 2 10 का 0 और 1, 5 7 35 का 1 और 36, क्रॉस का क्रॉस, 6 2 12 का 2 और 1, और 7 6 42 का 1 और 3 43। तो ये बन गया मेरे पास 0 6 और 2 8, 3 और 3 6, 4 का 4 और एक पहले वाला जो 0 था, तकरीबन 4 6 8 000 मेरा आंसर आ रहा होगा, करेक्ट आंसर। मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 6 8 000 क्योंकि देखो 4 6 8 0 तो ये आंसर आ गया, क्योंकि दोनों टर्म्स के अंदर एक एक जीरो, तो लास्ट में 2 0 एक्स्ट्रा लगाओगे आप, तो ये इसका आंसर होगा। मगर अगेन सॉल्व कैसे किया, देखो सॉल्व करने का पैटर्न क्या है, सॉल्व करने का पैटर्न आपके पास ये था कि एग्जामिनर कह रहे हैं कि नंबर प्लेट आपको क्रिएट करनी है किसी गाड़ी की, और गाड़ी की नंबर प्लेट कैसे क्रिएट करनी है कि भाई 3 डिजिट हो और वो फॉलोड किए जाए 2 अल्फाबेट्स के ऊपर, मगर कोई भी चीज रिपीट ना हो रही हो। अब कोई बच्चा बोले सर यहाँ पे आपने कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पे देखो ये परमुटेशन होती है ना, आपने पढ़ा होगा डिजिट्स परमुटेशन हो गई या चीजों की परमुटेशन हो गई, तो यहाँ पे अरेंजमेंट है पूरी, दैट्स द रीजन यहाँ पे आप अरेंजमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भैया उसने ये नहीं बताया डिजिट्स कौन से थे, या उसने ये भी नहीं बताया अल्फाबेट्स कौन से थे, इसीलिए आपने डिजिट्स कंप्लीट लिए 0 से लेकर 9 तक के, क्योंकि एग्जामिनर ने डिफाइन नहीं करा 0 आएगा नहीं आएगा, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स कंसीडर करें, तो आपके पास टोटल 10 डिजिट बनते हैं, क्योंकि उसने कहा कि 3 आपके पास डिजिट्स होंगे 2 अल्फाबेट्स होंगे, तो 10 परमुटेशन 3 आपने लिया तो आपके पास 720 आंसर आ गया। फिर अल्फाबेट्स के ऊपर चूंकि टोटल दुनिया में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो वहां से आपने क्या करा, 26 का परमुटेशन आपने लिया किसके साथ, 2 के साथ, क्योंकि आपको एग्जामिनर ने कहा था 2 अल्फाबेट्स आपको लेने हैं, 26 परमुटेशन 2 हो गया, आंसर आ गया। लास्ट में दोनों को मल्टीप्लाई इसलिए करा जब दोनों को कंबाइन कर दिया, आपने पहले डिजिट्स की परमुटेशन निकाली, फिर अल्फाबेट्स की निकाली, और लास्ट में टोटल परमुटेशन निकालने के लिए इनको मल्टीप्लाई कर दिया। याद करो जब आप नंबर्स का केस पढ़ते हो तो वहां पे भी आप यही काम करते हो कि पहले आपने 100 टर्म की निकाली, फिर आपने 1000 टर्म्स की निकाली, फिर 10 की निकाली, फिर यूनिट प्लेस की निकाली, और लास्ट में तमाम नंबर ऑफ प्लेसेस को मल्टीप्लाई करते थे। सेम काम आपने यहाँ पे करा, अलग कुछ भी नहीं करा आपने भाई आप में। अच्छा भाई, एक और क्वेश्चन जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है कि डोमेन ऑफ कोसेक इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट डैश। अब देखो कोसेक की डोमेन का मतलब क्या होता है, ऑल पॉसिबल आपके पास इनपुट जो आप डाल सकते हो एक्सेप्ट जहां पे आपकी वैल्यू अनडिफाइंड हो रही हो। आपको खुदारा डोमेन और रेंज का टेबल याद होना चाहिए, बार बार कह कह के मैं थक चुका हूं इस बात को, मुझे रिपीट नहीं करनी चाहिए ये चीज। कोसेक के डोमेन यहाँ पे कैसे निकालोगे, वैसे कोसेक के डोमेन क्या होती है, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट दी 0 180 या उसके जो भी आपके मल्टीपल्स आ रहे होते हैं, क्योंकि कोसेक बेसिकली बराबर होता है किसके, कोसेक बराबर होता है दुनिया में 1/sin के। और हमें ये बात मालूम है कि भैया आपके पास साइन एक्स कहाँ पे 0 का वैल्यू देता है, क्योंकि साइन एक्स डिवीजन में आ रहा है, डिवीजन में कोई भी वैल्यू आ जाए, अगर वो डिवीजन में 0 आ जाए तो अनडिफाइंड बन जाएगा। तो साइन एक्स 0 कब होता है, साइन एक्स 0 होता है 0 के ऊपर, 180 के ऊपर, या उसके रिगार्डिंग कोई भी उसका मल्टीपल एंगल आ जाए तो वहां पे आपके पास 0 आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि भैया कोसेक की डोमेन होगी ऑल दी रियल नंबर्स एक्सेप्ट दी 180 डिग्री या उसका कोई भी आपके पास जो मल्टीपल आ रहा हो। यहाँ पे ये कोसेक की रेंज गिवन है भाई, ये नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर -1 और फिर यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी उसकी रेंज आ रही है। खैर
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है अगेन पास पेपर का आ रहा है, मैं इसको बता बता के थक गया कि भैया cosec स्क्वायर x आपको गिवन है, आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है f डबल प्राइम 7 पाई बाई 6। अब ये जो क्वेश्चन है ना भैया ये है इंटरेस्टिंग। इस क्वेश्चन को आप लोगों को मैंने कई दफा बताया कि भैया कुछ करो ना करो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है cosec स्क्वायर x करना है और फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेना है, और जब आंसर आ जाए तो फिर 7 पाई बाई 6 करना है। ये क्वेश्चन पास पेपर्स का है, ये नेट 1 में भी आया है, इसके नेट नंबर 4 2024 में भी बहुत दफा आया था, 2025 में भी बहुत दफा आया था। तो भैया कैसे सॉल्व करोगे, पहले फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव लोगे, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करके लिखोगे, फिर cosec का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cosec का डेरिवेटिव वी ऑल नो दिस पर्टिकुलर थिंग के बराबर होगा सिंपल तरीके से नेगेटिव के cosec इंटू कॉट एक्स के। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फिर सिंप्लीफिकेशन पे लेके जाओगे, ब्ला 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 ब्ला। आसान तरीका, नेगेटिव साइन पहले अप्लाई कर दो तो cosec इंटू cosec ये बन जाएगा सिंपल तरीके से, cosec को लिखने का शॉर्टकट cosec स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स बन गया। सही है, अब इसका डबल डेरिवेटिव लो। अब डबल डेरिवेटिव जब लोगे, एक और दफा इसका डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पे अब डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो भैया मैं पहले cosec स्क्वायर एक्स को एडिट करने देता हूँ, cot x का डेरिवेटिव ले लेते हैं। cot x का डेरिवेटिव होता है किसके बराबर, ये होता है नेगेटिव के cosec स्क्वायर एक्स के, फिर बीच में साइन लगाओगे किसका, प्लस का। जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके उसको एडिट रहने दोगे, जिसका नहीं लिया उसको अप्लाई करोगे। तो cosec स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, अभी ऊपर लिया था ना बेटा, किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 2 cosec, ये किसके बराबर होता है, ये ऊपर लिया हुआ हम लोगों ने, एक दफा एडिट कॉपी डाउन कर दो, बराबर होता है 2 cosec स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स के। अब आप फाइनली टर्म्स को आपस में पहले सिंप्लीफाई कर लो। तो ये नेगेटिव का 2 एडिटिव, अच्छा यहाँ पे भी नेगेटिव साइन होगा भाई, ये नेगेटिव 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 वैसे एक ही दफा पूरी उससे कॉमन अगर ले लो तो पॉजिटिव बन जाएगा ना, हाँ सही है, बल्कि छोड़ो अलग अलग ही रहने दो फिलहाल, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये बन गया आपके पास नेगेटिव का cosec की पावर 4x, cosec स्क्वायर cosec की पावर 4x हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2 एडिटिव और cot x इंटू cot x cot स्क्वायर, तो ये बन गया हमारे पास cosec स्क्वायर x इंटू cot स्क्वायर x। अब फाइनली फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ले लिया है ना, अब फाइनली यहाँ पे आप क्या अप्लाई कर सकते हो, नाउ यू कैन इजीली अप्लाई दी फॉर्मूला, नाउ यू कैन इजीली अप्लाई दी फॉर्मूला फॉर द कॉन्सेप्ट। तो आपके पास सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। अच्छा भाई, तो अब इसको फाइनली आगे कैसे सॉल्व करोगे, अब चूंकि एग्जामिनर ने कहा है कि 7 पाई बाई 6 कैलकुलेट करना है, 7 पाई बाई 6 वैसे किसके बराबर होता है, चेक कर लो भैया। अगर आपको जहां जहां x आ रहा है वहां पे क्या डालना है, 7 पाई बाई 6, तो 7 पाई बाई 6 बेसिकली किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा सिंपल तरीके से 180 बाई पाई से अगर मल्टीप्लाई करो तो पाई से पाई कट गया, 6 3 इज 18, 0 का 0, तो ये बन गया आपके पास 7 3 21, 210 डिग्री के बराबर होगा। और 210 डिग्री का मतलब क्या है, अच्छा अब मैं इसको एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करोगे, फर्दर सॉल्व करना है। तो नेगेटिव का 2 एडिटिव का एडिटिव, ये आ गया नेगेटिव का, यहाँ पे मौजूद है cosec की पावर 4 और x की जगह पे क्या आ जाएगा 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 क्योंकि एग्जामिनर ने कहा था डबल डेरिवेटिव ले लो 7 पाई बाई 6 डालिएगा, तो 7 पाई बाई 6 बेसिकली बराबर है बेटे किसके, 210 डिग्री के, माइनस का 2 फिर यहाँ पे अगेन मेरे पास आ गया cosec स्क्वायर, अगेन एंगल आ गया 210 डिग्री का, फिर यहाँ पे आ गया सिंपल तरीके से कॉट स्क्वायर का कॉट स्क्वायर, और यहाँ पे भी आ गया 210 डिग्री। अब इसको शॉर्टकट पे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं कैसे, ये देखो cosec 210 क्या होगा, 210 बराबर होता है किसके, 180 प्लस 30 के, 180 प्लस 30 के बराबर होता है, ऐसा ही है 180 प्लस 30 के बराबर होता है cosec। cosec 210 डिग्री को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो बन गया 180 प्लस 30। अब शॉर्टकट को अप्लाई करो, रेफरेंस एंगल कैसा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, तो cosec का cosec एडिटिव लिखा जाएगा, cosec का cosec आप एडिटिव लिखोगे और जो भी दूसरा वाला एंगल है वो आ जाएगा। क्योंकि 180 प्लस का 30 है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव का cosec 30 बन गया। और cosec का मतलब क्या है, 1 बाय साइन, तो cosec 30 किसके बराबर होगा, 1 बाय साइन 30 के, ऐसे है ना भैया, cosec 30 क्या होगा, cosec को चेंज करवा लो 1 बाय साइन 30, और साइन 30 बराबर होता है 1 बाय 2 के, तो ये आ जाएगा नेगेटिव के 2 के बराबर, सही है। तो यानी कि cosec 210 इसका मतलब क्या हो गया, cosec 210 बराबर होगा नेगेटिव के 2 के, सही है। अच्छा cot भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेट सपोज cot 210 आ रहा है ना, तो इसको भी ब्रेक करवा दो तो बन जाएगा cot 180 प्लस का 30, तो चूंकि देखो 180 आपके पास है हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, तो cot का cot एडिटिव रहेगा, जो भी दूसरा वाला एंगल है वो आ जाएगा, तो ये बन गया cot 30। अब चूंकि मुझे पता है 180 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है टेंजन का, तो टेंजन और कॉट वहां पे पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव का cot 30 बन गया। और cot 30 की वैल्यू कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है भैया, cot 30 क्या होगा, ये होगा 1 बाई टेंजन 30 के,
किसके बराबर होगा 1/tan30 के। और tan30 क्या होता है, tan30 होता है हमारे पास दुनिया में 1/√3 के। ऐसा ही है भैया, बिल्कुल सही है। तो इसको नीचे से ऊपर जाएगा तो √3 बन जाएगा, तो आपको cot30 की वैल्यू मिल गई। अब जरा इनको सॉल्व कर लेते हैं, अब जरा जल्दी से इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई जहां जहां cosec आ रहा है ना, cosec 210, वहां पे -2 डाल दो, जहां जहां cot आ रहा है वहां पे √3 डाल दो। तो ये नेगेटिव का 2 एज इट इज, नेगेटिव का साइन, इधर cosec 210 था उसकी जगह पे आ गया नेगेटिव का 2 पावर में 4, फिर माइनस का 2 एज इट इज, cosec स्क्वायर 210 है तो cosec 210 की जगह पे नेगेटिव का 2 आ गया पावर में स्क्वायर, फिर cot 210 आ रहा है तो cot 210 का मतलब है √3 पावर में स्क्वायर। अब इसको जरा सिंप्लीफाई अगर हम करें तो -2 का -2, नेगेटिव का साइन -2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 16, फिर माइनस का 2 एज इट इज, -2 का स्क्वायर इज 4 एंड √3 का स्क्वायर इज 3। अब इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 16 एज इट इज, 4 2s are 8 and 8 3s that is 24, तो इट शुड बिकम नेगेटिव का 16 एंड नेगेटिव का 24। तो नेगेटिव का 16 और नेगेटिव का 24 कर दीजिए, फिर उसको -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो भैया 24 के अंदर अगर मैं 16 का इजाफा करता हूं तो 6 और 4 10 का 0 और 1 तो 3 और 1 4 40 बन गया। और 40 को अगर मैं अब नेगेटिव का 40 बन गया ना, नेगेटिव का 16 नेगेटिव का 24 नेगेटिव का 40, नेगेटिव का 40 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव का 80 बनेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। ऑल्दो ये क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में बहुत दफा आया है, बट मैंने फिर भी आप लोगों को सॉल्व करवा दिया कि इनकेस किसी को ना आता हो। तो भैया ये आपको फायदा मिलता है बैजेस के अंदर कि देखो बैजेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही क्या होती है कि लाइव क्लासेस के ऊपर हम आपको मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाते हैं। देखो बैजेस का फायदा क्या है, क्यों हम कहते हैं बैजेस के अंदर, भाई यूट्यूब पे आपको खाली डेमो मिल रहा है, यूट्यूब पे आपको डायरेक्टली सिर्फ क्वेश्चन दिख रहे हैं, उसकी बैक साइड की जितनी लॉजिक होती है डिटेल के अंदर वो आपको बैच में सिखाई जाती है। तो लाइव क्लासेस के ऊपर हमारा कोर्स मल्टीपल टाइम आपके लिए कवर अप होगा। तो ये लाइव क्लास हमारी एप्लीकेशन के जरिए, हमारे पोर्टल के जरिए ज्वाइन कर रहे होते हैं। प्लस आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा प्रोफेसर्स मिलते हैं। प्लस सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिलता है जो कोई और इदारा आपको दे नहीं सकता, कि भैया आप लोगों को कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग तो हम वैसे ही दे देते हैं। ऐसे ऐसे मैं इदारों को जानता हूं जो कि सिर्फ 25,000 रुपए के ऊपर, 15,000 रुपए के ऊपर न्यू ईयर डिस्काउंट के नाम पे रिकॉर्डिंग का कोर्स बांट रहे हैं। भाई यहाँ पे आपको हम प्रैक्टिस जोन आपको ऑलरेडी मिल रहा है, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज का सॉल्यूशन जो कि एक्चुअल पास पेपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। प्लस लाइव क्लासेस में आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होगा। भाई कोई तो वजह है ना कि नस के अंदर पहली पोजीशन में हमारे पास से, नस 2025 की भी तमाम पोजीशन हमारे पास से थी, जीआईके हो, फास्ट हो, यूईटी हो, एनईडी हो, मैरान हो, पोजीशन हमारे पास से, एमडी कैट की फर्स्ट पोजीशन हमारे पास से। क्यों? क्योंकि बेटा हम जो कंटेंट आपको दे रहे हैं इट्स मोर इंपॉर्टेंट। तो भैया आपको लाइव क्लासेस के ऊपर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा, कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलती है और जो लाइव क्लास कंडक्ट होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं और टेस्टिंग डिपार्टमेंट के हमारे प्रोफेसर डिफरेंट होते हैं जिनका काम उन टेस्टों का आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। इसके अलावा आपको क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसका प्रैक्टिस मटेरियल दिया जाता है और उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। भैया उस प्रैक्टिस मटेरियल तक का वीडियो सॉल्यूशन दिया जाता है। तो तमाम फीचर्स आपको हमारे बैचेस के अंदर मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास नस यूनिवर्सिटी का आज के दिन में एक और बच्चे ने हमसे अपना पेपर शेयर किया, वो पेपर भी हमारे पास आ रहा है नेट नंबर 2 टुडे 2 Feb के ऊपर एक बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया। इस पेपर में एग्जामिनर कहता है इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू x माइनस का 1 बाय x देन du बाय dv किसके बराबर होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को किस पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। भाई बहुत सिंपल है। कैसे कि यार अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं, मैं डायरेक्टली सिंपल तरीके से क्या करता हूं, v स्क्वायर यानी कि दोनों तरफ इस कंप्लीट टर्म के ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए। तो ये बन जाएगा आपके पास v स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर। अब आप इसको अगर ओपन करवाओगे तो बेटा क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स x इंटू 1 बाय x तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आगे हो जाएगा प्लस का 1 बाय x का स्क्वायर। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से यहाँ पे आपने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। अब इससे फायदा क्या हुआ कि आपके पास क्या बन गया, इससे फायदा ये हुआ कि ये आपके पास फॉर्म हो गया किसके बराबर, ये आ गया सिंपल v स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 2। अब ये बेसिकली क्या था, ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या है, u के बराबर है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि ये आ जाएगा सिंपल v स्क्वायर इज इक्वल टू u माइनस का 2। तो हमें du बाय dv लेना है ना, आपको क्या लेना है, u का डेरिवेटिव लेना है v के रिस्पेक्ट से। तो माइनस के 2 को वहां भेज दो तो वो बन जाएगा सिंपल v स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल टू के बाद u। अब फाइनली अगर मैं v के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव को अप्लाई करूंगा तो v स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2v के बराबर और प्लस के 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। दैट्स द रीजन कि आपका आंसर होगा सिंपल तरीके से किसके बराबर, 2v के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा था, अगेन वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप और से देखें तो एग्जामिनर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एग्जामिनर मुझसे इस क्वेश्चन में कहता है कि भैया y इज इक्वल टू कॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इसका डेरिवेटिव बताइए। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैसे सॉल्व करोगे। भाई हमें पता है कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट का डेरिवेटिव होता है आपके पास कॉसेक स्क्वायर
नेगेटिव का cosec स्क्वायर, और जो भी एंगल आ रहा है उसको एक दफा लिखोगे और फिर एंगल का आगे जाकर डेरिवेटिव ले लोगे। तो बेटा एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x के बराबर, प्लस के बाद का डेरिवेटिव होगा 0 के बराबर। तो आपका आंसर होगा नेगेटिव का 2x इंटू cosec स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1। तो भाई ये तमाम चीजें हमने आपको पढ़ाई हुई, हमारे बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीजें क्या है, बच्चों वाली हैं। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर तैयारी हो, उसके लिए फिर आपने क्या करना है, बैच का हिस्सा बनना है, क्योंकि बैच में आपको मल्टीपल प्रोफेसर्स का एक्सेस मिलता है। नस्ट यूनिवर्सिटी की जो फर्स्ट पोजीशन आई नेट नंबर 1 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस से आई, नस्ट की सेकंड पोजीशन हमारे पास से आई। बेतहाशा बच्चों ने 140 150 प्लस का स्कोर किया, 140 प्लस स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है अगर आप पहली दफा नस्ट का एग्जाम दे रहे हो। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन कौन सा होगा? देखो एक बेसिक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, दुनिया में कोई भी फंक्शन इवन या ऑड कब होता है, अगर मैं उस फंक्शन के अंदर वैल्यू को, नेगेटिव की वैल्यू को इनपुट करता हूं, डोमेन करता हूं, और आंसर मेरे पास आ जाए वापस से एक्चुअल फंक्शन, तो ये कहलाता है इवन फंक्शन। अगर मैं ओरिजिनल फंक्शन में नेगेटिव डालूं और आंसर में नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन आ जाए तो ये कहलाता है ऑड फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन फंक्शन, तो अगर तो ऑप्शन नंबर ए कैन नेवर बी करेक्ट। उसके पीछे रीजन है यार, यहाँ पे देखो एक्स आ रहा है तो नेगेटिव का एक्स तो बाहर ही नेगेटिव ही रहेगा ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं, इवन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी अगर मैं देखूं, ऑप्शन नंबर बी कैन बी द करेक्ट वन। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप इसमें नेगेटिव की वैल्यू डालोगे, दोनों टर्म से स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देगा, स्क्वायर नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, तो जाहिर सी बात है आपके पास ये क्या हो जाएगा, आपके पास पर्टिकुलरली यहाँ पे एक ही खाली ऑप्शन ऐसा होगा जो कि इवन है, क्योंकि देखो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। साइन एक्स तो ऑब्वियसली आपको पता है कि साइन के अंदर नेगेटिव वैल्यू डालोगे नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। एक्स क्यूब भी आपके पास ऑड फंक्शन है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि इंटीग्रेशन अप्लाई करके बताइए किसके ऊपर, 1 प्लस ln x का स्क्वायर और नीचे डिवीजन में फिर x का होल स्क्वायर। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? दो तरीके सॉल्व करने के। एक तरीका भाई आसान तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, नहीं तो एक और तरीका भी है। वैसे एक और तरीका क्या है? एक और तरीका ये कि मेरे प्यारे बेटे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले अप्लाई करो, फिर आप एलसीएम को ब्रेक करो, फिर सिंप्लीफिकेशन पे लेकर जाओ। लंबा मेथड है, करने वाले करते हैं भाई, बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं इस मेथड के ऊपर भी, मगर अच्छा तरीका ये कि सब्स्टिट्यूशन कर लो। वरना एक तरीका इसको सॉल्व करने का ये है कि भैया सिंपल यहाँ पे आप अप्लाई करो, अल्लाह भला करे किस चीज को आप अप्लाई करोगे, सिंपल तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर सॉल्व करने के ऊपर लेकर जाओ, नीचे x का x मौजूद है, फिर इंटीग्रेशन बारी बारी हर टर्म पे भेजो। मगर वो मुश्किल तरीका है। आसान तरीका पता है क्या? आसान तरीका ये कि डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करो। u बराबर है किसके? आप बोलोगे u बराबर है किसके? ln x के। इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लेंगे तो du बाई डी बन जाएगा मेरा बेटा। तो du बाई डी किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा सिंपल 1 बाई x के। ln x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई x। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कहीं पे भी du मुझे दिख जाए, कहीं पे भी दुनिया में du अगर दिख जाए तो बराबर होगा किसके? 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स के। अब सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करवाओ यहाँ पे। अच्छा बेटा, अब देखो फाइनली इसको सॉल्व करने के ऊपर कैसे जाएंगे। सॉल्व करने इसको बहुत ही आसान है वैसे। कैसे कि देखो अब जहां जहां आपके पास u आ रहा है, ln x आ रहा है, आप u डाल दीजिए, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन 1 प्लस का ln x की जगह पे u आ गया, और देखो यहाँ पे एक स्क्वायर ln x के ऊपर भी था ना, और एक स्क्वायर बाहर था, और ये 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा? इसको रिप्लेस करवा देंगे du से। अब इसको सॉल्व करवा लीजिए, सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बराबर होगा किसके? ए स्क्वायर प्लस का 2ab, और फिर आगे हो जाएगा प्लस का u की पावर 4। अब फाइनली जहां जहां वैल्यूज आ रही है उस पर इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दो, डायरेक्टली सॉल्व कर लो यार, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा मेरा बेटा। ये तो इंटीग्रेशन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी मैथ्स कितनी अच्छी है। 1 की इंटीग्रेशन होगी सिंपल u के बराबर, u स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी पावर फॉर्मूला डेट शुड बिकम u क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और u की पावर 4 की इंटीग्रेशन होगी u की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 के बराबर। ये आपके पास आंसर आ गया। जहां जहां u आ रहा है वहां पे ln x आ जाएगा, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बनाना। बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। नॉर्मल सी बात है भैया, इंटीग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। ये आ रहा है आपके पास लिमिट्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये टॉपिक भी पेपर के अंदर बेतहाशा पूछा जाता है मेरा बेटा। हमेशा याद रखिएगा इस क्वेश्चन को आप किस पैटर्न के ऊपर सॉल्व कर रहे होगे। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक लॉजिक होती है, और वो लॉजिक क्या होती है भैया? लॉजिक ये होती है कि दुनिया के अंदर कभी भी अगर मेरे पास मेरी लिमिट जो है ना वो अप्रोच कर रही है कहाँ पे? इन्फिनिटी के ऊपर। मैं इसको कह देता हूँ x। लेट सपोज मेरा x जो है ना वो अप्रोच कर रहा है कहाँ पे? इन्फिनिटी के ऊपर। सही है भाई। और यहाँ पे आपको गिवन है 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x होल पावर में 1 बाय x के बराबर होता है किसके? बराबर होता है e की पावर 1 के। है भाई, ये इसकी शॉर्टकट फॉर्मूला है। मैं इस फॉर्मूला आपको खाली बता रहा हूँ, ये इसका क्या शॉर्टकट फॉर्मूला। वाइल अगर यहाँ पे इस तरह की टर्म आ जाए, यहाँ पे अगर इस तरह की, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस का a डिवाइडेड बाय x होल पावर में b डिवाइडेड बाय x। भाई इस bx भाई इसकी लॉजिक ये होती है, हमेशा याद रखिएगा कभी भी दुनिया के अंदर अगर लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर,
आपके पास क्वेश्चन गिवन है 1 पॉजिटिव का, तो अगर तो मेरा क्वेश्चन आ रहा है ना 1 प्लस का x और होल पावर में आपके पास आ रहा है इसका रेसिप्रोकल, सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल, तो इसका आंसर होता है e के बराबर। सही है। यहां पे देखो आपके पास क्या है, यहां पे थोड़ा वाइस वर्सा काम है, तो हम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। कैसे इसको अगर सही करें, इस फॉर्मेट पे लेकर आए, सेकंड टर्म का बाहर क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल। अभी बाहर तो पावर में bx मौजूद है, हमें क्या चाहिए, x डिवाइडेड बाय a। हम क्या करेंगे भैया, सिंपल सा एक काम कर लेते हैं हम कि 1 प्लस का a डिवाइडेड बाय x एज इट इज, क्योंकि मुझे पावर में क्या चाहिए, x बाय a। ये जो पावर के अंदर b मौजूद है इसको मैंने होल पावर से बाहर शिफ्ट कर दिया। अब अगर मुझे बाहर पावर में a चाहिए तो आप क्या करोगे, a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड, ताकि आ जाए भैया a b, बाहर पावर में एडिट आ जाएगा, a इंटू बी बाहर आ गया, और अंदर क्या आ गया, अंदर आ गया 1 प्लस का a डिवाइडेड बाय x होल पावर के अंदर x बाय a। सेकंड टर्म का बाहर रेसिप्रोकल फॉर्म हो गया, तो आंसर क्या होगा, e की पावर में a b। करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है विच वन इज द ग्रेटेस्ट। अब देखो आपके पास हमेशा याद रखिएगा, एक बेसिक मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं। दुनिया के अंदर अगर कभी भी दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हो, सही है, तो भाई आपके पास लेट सपोज कहीं पे लिखा हुआ है 1/2 और कहीं पे लिखा है 1/4। अगर मैं आपसे कहता हूं इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1/4 बड़ा है, हालांकि 1/2 बड़ा होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर कभी भी वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी हुई है तो जितना नीचे आपका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा ओवरऑल वैल्यू आपकी उतनी छोटी होगी। फॉर एग्जांपल 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, 1/4 की वैल्यू होती है 0.25। सिमिलरली कहीं पे अगर 1/8 लिखा होगा, ये सबसे छोटा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 1/2 है। तो याद रखिएगा डिनोमिनेटर में वैल्यू जितनी बड़ी होती जाती है ओवरऑल आपका आंसर उतना छोटा होता जाता है, लेसर होता जाता है, मिनिमम होता जाता है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम सिंपल तरीके से 1 डिवाइडेड बाय 999 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1000 करते हो, तो जो भी आंसर है इसका, अच्छा आंसर उसने बताया 1 ही, कहते हैं जो भी इसका आंसर है, और अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 9 एंड 1 डिवाइडेड बाय 10000 करता हूं, तो बताओ किसका आंसर जो होगा ना वो बड़ा होगा। अब देखो कुछ लोग इसको बैठ के सॉल्व करेंगे, हालांकि सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि यार ये जो आपके पास वैल्यू है ना 1/999, ये आपके पास क्या है, ये बड़ा नंबर है, और 1/1000 क्या है, उसके मुकाबले में छोटा नंबर है। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे इसका कोई ना कोई आंसर आएगा। मगर 1 के बाद नीचे 4 टाइम्स 9 यानी कि 9999 माइनस 10, तकरीबन ये आपके पास क्या बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है तकरीबन 10,000 बन रहा है, ऐसा ही है। तो ये तो ऑब्वियसली बहुत बहुत छोटा नंबर है, ये भी बहुत छोटा नंबर है। जब इन दोनों को सेपरेट करवाओगे तो इससे आंसर आएगा और इससे आंसर आएगा, उन दोनों के अंदर से बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये वाला होगा। इनको सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा सा लॉजिक को इस्तेमाल करो ना यार। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1/4 माइनस का 1 एग्जांपल देता हूँ 5, सही है, और कहीं पे लिखा हुआ आ जाए 1/44 माइनस का 1/55, अब आप मुझे बताओ बड़ा नंबर कौन सा होगा। जाहिर सी बात है यहाँ की सिंप्लीफिकेशन नंबर आपको मिलेगा वो बड़ा होगा, यहाँ की सिंप्लीफिकेशन नंबर मिलेगा वो छोटा होगा, इट्स एन ऑब्वियस थिंग। तो भैया आपको एग्जामिनर ने यही तो पूछा हुआ था, सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपका वैसे सॉल्व हो जाना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, अब ये क्वेश्चन आपके पास आ रहा है इनइक्वालिटी का कौन से ऊपर, ये आ रहा है आपके पास सिंपल तरीके से, अल्लाह भला करे, द इनइक्वालिटी z1 प्लस z2 फिर मॉडुलस है लेसर देन z1 मॉडुलस प्लस z2 इज ट्रू व्हेन। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी उसने आपको दी हुई है कि भाई तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी क्या आ रही है कि भाई z1 प्लस z2 का अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं उन दोनों को आपस के अंदर ऐड करवाता हूं, ऐड करवाने के बाद जो आंसर है मैं उसका मॉडुलस लूं, वो आपके पास छोटा होगा एज कंपेयर टू अगर मैं z1 का इंडिविजुअल मॉडुलस लूं फिर z2 का इंडिविजुअल मॉडुलस लूं, दोनों को आपस में ऐड करवा दूं। तो ये प्रॉपर्टी कब ट्रू हो सकती है, प्रॉपर्टी खाली उस वक्त ट्रू हो सकती है जब z1 और z2 की अपोजिट डायरेक्शंस होंगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये बेसिक बड़ी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो ये एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हम किस पैटर्न के ऊपर निकालेंगे अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि भाई आप सिंपल तरीके से देखो, यहाँ पे आपको जो है ना इस पर्टिकुलर आपको रेक्टेंगल की हाइट एक गिवन है। अगर मैं देखूं तो भाई ये मेरा लेट सपोज मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर मेरा क्रिएट हो रहा है, ये मेरा क्या क्रिएट हो रहा है, ये मेरे पास मेरा बेसिकली एक स्क्वायर क्रिएट हो रहा है ना। अगर ये डिस्टेंस 2 यूनिट है तो जाहिर सी बात है भैया हमारे पास ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, इट शुड ऑल्सो बी 2 यूनिट्स के बराबर, ऐसा ही है भैया। तो अब देखो बेटा इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हमें इसे फर्दर सॉल्व करना है कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल के अंदर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि भाई लेट सपोज अगर आपके पास एक सर्कल मौजूद है तो जरा गौर से देखो, एक सर्कल का चौथाई पार्ट बन रहा है, ये सर्कल का क्या बन रहा है, एक चौथाई हिस्सा, ये क्वार्टर सर्कल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, यानी कि क्वार्टर सर्कल है ना बेटा, एक क्वार्टर सर्कल है आपके पास। तो एरिया ऑफ द क्वार्टर सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ द
अगर मुझे एरिया ऑफ द स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो ये कंप्लीट एक स्क्वायर फॉर्म हो गया। तो पहले तो आप एरिया ऑफ द स्क्वायर निकाल लोगे, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर किसके बराबर होगा? हमें पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, इट शुड बिकम 4 के बराबर, 4 यूनिट्स के बराबर होगा। जबकि अगर मुझे एरिया ऑफ द क्वार्टर सर्कल कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये क्वार्टर सर्कल है, चौथाई हिस्सा है, तो क्वार्टर सर्कल का दुनिया में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 का 1/4, पाई का पाई। रेडियस क्या है? रेडियस सेंटर से लेकर कोने तक का डिस्टेंस होता है। तो अगर मेरे पास एक क्वार्टर सर्कल भी फॉर्म हो रहा है, उसके अंदर भी मेरा रेडियस क्या फॉर्म होगा? अगर मेरे पास एक क्वार्टर सर्कल कहीं पे भी फॉर्म हो रहा हो, लेट सपोज ये क्वार्टर सर्कल फॉर्म हो रहा है, तो ये इतना रीजन है मेरा, ये इतना रीजन है लेट सपोज, तो यहाँ पे भी आपके पास सेंटर से लेकर कोने तक का डिस्टेंस आपका रेडियस ही कहलाएगा। तो भैया वो 2 यूनिट्स के बराबर ही होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 बन गया, तो 4 इंटू 4 पाई आ गया। तो यानी कि अब अगर मुझे सिर्फ ये वाला रीजन कैलकुलेट करना था, तो आपकी आउटर मोस्ट शेप क्या है? स्क्वायर की है। तो आप स्क्वायर में से इस क्वार्टर सर्कल का एरिया माइनस करवा दीजिए, जो कि पाई के बराबर है। तो 4 माइनस का पाई शुड बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से फाइनली ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। दैट्स द लॉजिक हियर। ये पैटर्न है। देखो हमेशा याद रखिएगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। इनको सॉल्व करना सिंपल है, आसान है, मैं बहुत दफा आपको बता चुका हूँ। इनको सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आप सिंपल पैटर्न के ऊपर उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, इजीली उसको आंसर निकाल सकते हो। आउटर मोस्ट शेप का पहले एरिया निकालोगे, उसमें से इनर मोस्ट शेप है उसका एरिया निकालोगे, दोनों को आपस में सेपरेट करवाओगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और जो पेपर में पूछा गया उसमें यह था कि भैया एरिया ऑफ अ स्क्वायर दिया हुआ था और फिर एरिया ऑफ अ सर्कल कैलकुलेट करना था। आपको एरिया ऑफ अ स्क्वायर दिया हुआ था, उसके अंदर कोई सर्कल आ रहा था, उसका एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना था। तो भाई फिर उसको निकालने का तरीका क्या है? एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल कहलाता है। तो एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल निकालने का तरीकेकार बहुत सिंपल है कि आप सिंपल क्या करते हो, π/4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द स्क्वायर। जो भी एरिया ऑफ द स्क्वायर होगा ना, उस पर सिंप्लीफाई कर दोगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। π/4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल का एक शॉर्टकट होता है। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। अच्छा बेटा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है जिसमें एग्जामिनर कह रहा है नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ 7 साइडेड पॉलीगॉन। तो भाई इसको निकालने का इसका फॉर्मूला होता है, किसके बराबर होता है? दैट इज n इंटू n माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2। यानी कि अगर कभी भी आपको कोई पॉलीगॉन गिवन है, उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको बताना है, उसको निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला मौजूद है, n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर 7 साइडेड पॉलीगॉन है तो n की जगह पे 7 डाल दीजिए, 7 माइनस का 3 क्या बन जाएगा आपके पास? सिंपल तरीके से 4, नीचे 2 का 2 आ गया, तो भैया ये बन गया 7 2 इज 14। तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर कभी भी डायगोनल्स कैलकुलेट करने किसी भी पॉलीगॉन के अंदर, तो इस पैटर्न के ऊपर सॉल्व कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई एक सर्कुलर रिंग आ रही है, तो बताइए 6 ऑब्जेक्ट्स को उसमें अरेंज करना है। ये सिंपल आपके पास डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। सर्कुलर परमुटेशन क्या होती है? रिमेंबर दिस थिंग, सर्कुलर परमुटेशन किसके बराबर होती है? n माइनस का 1 फैक्टोरियल के बराबर। तो अगर 6 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, 6 माइनस का 1 5 फैक्टोरियल मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर फरमाता है कि भैया तुम्हारे पास 2 स्ट्रेट लाइंस हैं। अगर ये 2 स्ट्रेट लाइंस कैसी आ रही हैं? अगर तो 2 स्ट्रेट लाइंस आपस में पैरेलल आ रही हैं, तो बताइए खास बात क्या होगी? हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में कभी भी 2 लाइंस अगर आपस में क्या हो पैरेलल, तो ये हमेशा कंडीशन को फॉलो करती हैं। और वो कंडीशन क्या होती है कि भैया आपके पास a1 b2 हमेशा माइनस करवाओगे a2 b1 के साथ, तो बराबर होगा 0 के। यानी कि a1 b2 माइनस a2 b1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। दुनिया में कभी भी 2 लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो हमेशा वो इस कंडीशन को फॉलो करती हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। याद रखिएगा, 2 तरह की शॉर्टकट्स होती हैं अगर लाइंस पैरेलल होंगी। पहली शॉर्टकट ये होती है कि अगर दुनिया में लाइंस पैरेलल होंगी, उनके एक्स और वाई कोफिशिएंट हमेशा बराबर होंगे। दूसरी ट्रिक होती है ये वाली कि भाई कभी भी 2 लाइंस अगर पैरेलल होंगे तो वहां पे हमेशा कंडीशन फॉलो अप हो रही होती है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों वाला आ रहा है कि भैया कोसेक माइनस का कॉट थीटा क्या होगा? तो आप इसको बेसिक वे में सिंप्लीफाई कर सकते हो। भाई कोसेक माइनस का कॉट थीटा कैसे सिंप्लीफाई कर? अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है कि भाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा किसके बराबर होगा? तो भैया इसको सिंप्लीफाई किस पैटर्न के ऊपर करेंगे? अगर मुझे सॉल्व करना है कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, तो हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, सही है ना? ये किसके बराबर होता है? 1 के। तो यहाँ पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो इसको इजीली। तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो ये बन जाएगा हमारे पास कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा। फिर आगे आ जाएगा सिंपल तरीके से कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा इक्वल टू के बाद सिंपल 1 का 1। तो हमें जो कि इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस हो रहा है वहां पे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी की पूरी टर्म इस टर्म के साथ, तो ऑब्वियसली 1 से जाके डिवाइड हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा इक्वल टू के बाद 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा। तो 1 बाय कोसेक प्लस का कॉट क्या होता है? टेंजेंट थीटा बाय 2 के बराबर होता है। सॉल्व हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहते हैं द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड द कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट एट 0 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स 1 पॉइंट या 4 पॉइंट। अब देखो मेरे पास जो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ रही है और एक कर्व गिवन है एक्स वाई इज इक्वल टू 1।
तो आपको कर्व गिवन है, उसकी इक्वेशन गिवन है, एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, तो भैया आप ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कब कर रहे हैं उसका एक ही तरीकेकार है कि भैया हम चेक कर सकते हैं कि भाई इस इक्वेशन को उसमें डाल के, तो मैं यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालूं या y की वैल्यू निकालूं आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो भाई x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय y के बराबर, इसको उठा के यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए तो ये बन जाएगा सिंपल तरीके से 1 बाय वाई स्क्वायर, आगे आ गया पॉजिटिव का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है जब एलसीएम लेंगे तो y की पावर 4 बन जाएगा, तो चूंकि रूट्स 4 आ रहे हैं तो इसका मतलब 4 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्शन हो रहा होगा, बट सॉल्व कर लो फर्दर। नीचे आ गया वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो बेटा क्या बन जाएगा 1 1 जार 1 और वाई स्क्वायर y की पावर 4 इज इक्वल टू 4। भैया सिंप्लीफाई जब करवाओगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस का y की पावर 4 इक्वल टू के बाद 4 वाई स्क्वायर, क्योंकि होल पावर के अंदर 4 आ रहा है तो इसका मतलब आपके रूट्स क्या है 4 के बराबर, तो 4 टाइम्स आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स एंड आई डॉट प्रोडक्ट जे क्रॉस प्रोडक्ट के एंड के क्रॉस प्रोडक्ट आई। हमेशा याद रखिएगा सिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट होता है 1 के बराबर, अनसिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट होता है 0 के बराबर, वाइल सिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा होता है 0 के बराबर, वाइल अनसिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है तीसरे वाले कंपोनेंट के बराबर, जो कि हमेशा इस रिलेशन को फॉलो करता है। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेशन फॉलो कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज पे नेगेटिव होगा। तो जे क्रॉस आई क्या होगा, अब देखो मैं जे से जब के पे जा रहा हूँ ना तो आंसर आएगा पॉजिटिव का आई, ये तो अंदर आई आ गया सही है, फिर माइनस का साइन, के क्रॉस प्रोडक्ट आई क्या होगा, के से जब मैं आई पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा जे, ओके परफेक्ट। अब बाहर आई मौजूद है तो आई अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो एक दफा हो जाएगा आई डॉट आई, फिर एक दफा हो जाएगा आई डॉट जे, आई डॉट आई तो 1 होगा जबकि आई डॉट जे क्या होगा 0, तो मेरा आंसर होगा पॉजिटिव के 1 के बराबर। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर कह रहा है कि cot 5x की डोमेन किसके बराबर होगी। देखो कॉट क्या होता क्या है, हमें ये बात मालूम है कि cot 5x का फॉर्मूला क्या होगा, cot 5x बेसिकली बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा आपके पास cos 5x डिवाइडेड बाय sin 5x के, ऐसा ही है। साइन दुनिया में 0 कब होता है, क्योंकि देखो साइन डिवीजन में आया है, तो साइन दुनिया में 0 किसके बराबर होगा 0 के ऊपर होगा। तो आप हर चीज डोमेन में डाल सकते हो, सिर्फ ऐसी वैल्यू नहीं डालोगे जिसके ऊपर साइन 0 हो जाए, क्योंकि अगर साइन 0 हो गया तो जाहिर सी बात है भैया कॉट की डोमेन क्या हो जाएगी अनडिफाइंड हो जाएगी। इसका मतलब क्या 0 नीचे नहीं आ सकता, या फिर कोई भी 180 डिग्री नहीं आ सकता, या कोई भी ऐसा एंगल नहीं आ सकता जिसकी वजह से साइन 0 प्रिटेंड करे। तो यानी कि मैं नीचे 0 डिग्री 180 या उसका कोई भी रेफरेंस एंगल इस तरह का जहां पे आपके पास साइन 0 का वैल्यू देगा वो नहीं डाल सकता। उसके अलावा वाले बाकी तमाम वैल्यूज मेरा आंसर होंगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, x approaches to all real numbers, x approaches to all real numbers except pi and all the integrals, except pi and all the particularly जो उसके मल्टीपल्स आ रहे हैं उसके मुकाबले के अंदर। आप लोगों ने जिन बच्चों ने नस का नेट नंबर 2 दे दिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं दिया अभी देना है तो भाई अभी से खुदारा नस के नेट नंबर 3 की नेट नंबर 4 की तैयारी अभी से स्टार्ट करिए। और उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं हमारा न्यू बैच जो कि अभी इसी वीक से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की खास बात क्या है, देखो बैच की खास बात क्या होती है, सबसे पहले नंबर के ऊपर कि लाइव क्लास के ऊपर आपका कंप्लीट कोर्स कवर होता है, और ये लाइव क्लासेस मैं नहीं देता भाई, मेरे अलावा पाकिस्तान के जो बेस्ट टीचर्स हैं, मैं तो अपने आप को अदना से टीचर समझता हूं कि भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल एक्सपर्ट प्रोफेसर मिलते हैं हमारे बैचेस के अंदर। या हमारे इदारे में ये नहीं होता कि सुबह एक बंदा केमिस्ट्री पढ़ाए, शाम में मैथ्स पढ़ाए, रात में फिजिक्स पढ़ाए, ऐसा नहीं होता। आपको हर सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट फैकल्टी मिलती है, ना सिर्फ ये बल्कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस मिलता है जो कि आपको मल्टीपल डेज के ऊपर क्लासेस लेते हैं। कंप्लीट वीक पे क्लासेस आपकी होती हैं। अगर आप वीकेंड का बैच लेना चाहें वीकेंड के ऊपर होंगी, अगर आप वीक डेज का लेना चाहें वीक डेज पे होंगी, अगर आप कंप्लीट वीक पे लेना चाहें कंप्लीट वीक पे होंगे, और आपको एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं देनी होती। तो लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स कवर होता है, और हमारी तमाम की तमाम क्लासेस आपकी स्मार्ट बोर्ड्स पे कंडक्ट होती हैं। हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, हमारे LMS पोर्टल्स के जरिए आप हमारी लाइव क्लासेस का हिस्सा बनते हैं। पाकिस्तान का वाहिद इदारा जहां पे आपकी तमाम क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे होती हैं, पाकिस्तान का वाहिद इदारा जहां पे आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर 2-2 प्रोफेसर मिलते हैं। मैथ्स के अंदर अगर मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो वहां पे प्रोफेसर आफ्ताब जो मैं समझता हूं पाकिस्तान के एक बेस्ट टीचर ने, प्रोफेसर है मैथ्स के, HOD हैं अपने कॉलेज के अंदर, वो आपको मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं साथ में। फिजिक्स के अंदर जहां प्रोफेसर बिलाल मिलते हैं और प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड मिलते हैं। नज़्म बिजनेस स्कूल के अंदर प्रोफेसर बिलाल अहमद साहब भी आपको मिलते हैं, प्रोफेसर बिलाल एहतशाम साहब भी आपको मिलते हैं, आपको बिलाल अशरफ साहब भी मिलते हैं बिजनेस मैथ्स के अंदर। अगर आप नस अप्लाइड साइंसेस पे आ रहे हैं तो आपको बायोलॉजी के 2 इंस्ट्रक्टर्स मिल रहे हैं भाई, प्रोफेसर रहीम मिल रहे हैं, प्रोफेसर शाफी मिल रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर प्रोफेसर जो नस अप्लाइड साइंसेस के अंदर अप्लाई करते हैं, कहीं और अप्लाई करते हैं, वहां पे केमिस्ट्री भी आती है, तो प्रोफेसर आपको साद वकार भी मिल रहे हैं और प्रोफेसर आपको शरियार साहब भी मिल रहे हैं। इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम भी आपको मिल रहे हैं और मिस जोहा जैन भी मिल रही है। तो हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिलते हैं, और ये तमाम की तमाम लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। बैच का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भाई ये लाइव क्लासेस जो बच्चे अगर कॉलेज के अंदर या एकेडमी के अंदर बिजी होते हैं वीक डेज के ऊपर, तो आप वीकेंड की
की क्लासेस ले सकते हैं। अगर आप वीकेंड पे बिजी हैं तो वीक डेज पे ले सकते हैं। बट जो बच्चे चाहते हैं कि उनका कोर्स जल्दी कवर हो, आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी अवेलेबल होता है, प्लस आपको हफ्ते के 7 डेज भी क्लासेस मिल सकती हैं, क्योंकि हमारी जो क्लासेस होती हैं वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं कि भैया हर सब्जेक्ट में क्योंकि 2 प्रोफेसर हैं तो एक प्रोफेसर वीक डेज पे क्लास होती है एक प्रोफेसर की, यानी कि एक प्रोफेसर फर्स्ट मैथ्स अगर पढ़ा रहा हूं मैं तो मेरी वीक डेज पे क्लास है, दूसरे प्रोफेसर की वीकेंड के ऊपर क्लास है। तो जो बच्चा चाहता है कि हफ्ते के 7 दिन क्लासेस ले तो वो दोनों टीचर्स की क्लासेस को ले सकता है, और जो बच्चा चाहता है वो किसी एक टीचर को फॉलो करे तो एक टीचर को भी फॉलो कर सकता है। हम जानबूझ के बच्चों को दोनों टीचर्स का एक्सेस क्यों देते हैं, ताकि भाई आप दूसरे टीचर का भी कंटेंट देख सको, ताकि आप अगर किसी दिन कॉलेज से कोचिंग से फ्री हो दूसरे टीचर की भी क्लास लेकर देखो। अगर मजा ना आए ना तो फिर बात करिएगा, सही है। तो आपको इससे बड़ा फायदा मिलता है। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है इसके अंदर प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग आपको खुद प्रोवाइड करते हैं, और ना सिर्फ आपको प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है बल्कि आपको हमारे हर सब्जेक्ट में एक थर्ड प्रोफेसर होते हैं जिनका काम उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना होता है। यानी कि जो भी प्रैक्टिस मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है उस प्रैक्टिस मटेरियल का आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। जैसे कि मैथ्स के अंदर प्रोफेसर हसन कुरैशी साहब जो है उनका काम यह है कि भाई प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना, तो आपको एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस जोन मिलता है। इसके अलावा आपको जो भी टॉपिक आपका कवर होगा उसका प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होगा। चाहे मैथ्स के अंदर जो दोनों टीचर्स हैं वो दोनों टीचर्स आपको जो भी क्लास में टॉपिक पढ़ाएंगे अपना प्रैक्टिस मटेरियल खुद प्रोवाइड करेंगे, और फिर थर्ड प्रोफेसर उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे मजे की बात, हर चैप्टर का आपके हर वीक टेस्ट कंडक्ट होता है। जो टॉपिक कवर होगा उसका टेस्ट कंडक्ट होगा और उस टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा भैया, उस टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा इतने सारे फीचर्स के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा आपको लाइव डाउट क्लासेस ऑफर नहीं करता होगा। हमारे बैचेस के अंदर आपकी प्रॉपर लाइव डाउट क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं। इन लाइव डाउट क्लासेस का पर्पस क्या होता है कि भाई अगर कोई बच्चा ऐसा है, यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस मटेरियल खुद से सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पे फंस जाते हैं, सही है, तो आपकी जो थर्ड प्रोफेसर होंगे हर सब्जेक्ट के अंदर, जैसे मैथ्स के अंदर प्रोफेसर हसन कुरैशी हैं, इसी तरीके से फिजिक्स में दूसरे हैं, इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम खुद अपनी डाउट क्लास लेते हैं कि भाई आपका कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आपकी हफ्ते में एक दिन लाइव डाउट क्लास अलग से कंडक्ट होती है, तो वहां पे अपनी क्वेरीज को आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके एप्लीकेशन जो हमारी है, पोर्टल जो हमारा है, उसके ऊपर आपके विद इन द ऐप चैटिंग ग्रुप मौजूद हैं, जहां पे व्हाट्सएप से ज्यादा सपोर्ट चैट ग्रुप मौजूद हैं, तो वहां पे आप अपनी क्वेरीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को और डायरेक्टली क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। इसके अलावा आपकी कम्युनिटीज हम लोगों ने क्रिएट करी हुई अपने पोर्टल के ऊपर के, जहां पे आप अपने कोई भी क्वेश्चन अपने क्लास फेलो से डिस्कस करना चाहते हो, दूसरे बच्चों से डिस्कस करना चाहते हो, वहां पे उसको रेज कर सकते हो। इसके अलावा एकेडमिक काउंसलर्स का एक्सेस मिलता है। इन बैचेस का फायदा क्या होता है कि भाई नस के नेट 3 से पहले कोर्स कवर भी होगा, फिर मल्टीपल टाइम नस के नेट 4 से पहले कोर्स कवर होगा। इसके अलावा अगर आप नस के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करें तो वो सब भी कवर अप होंगी। ये बहुत बड़ा फायदा आपको, और पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऑफर नहीं कर रहा होता ये तमाम फीचर्स आपको, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी इदारा आपको ऑफर नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू भी दिखाऊं कि किस तरीके से हमारी क्लासेस ये वर्क करती हैं, तो भैया आप अगर सिंपल तरीके से फोल्डर्स के सेक्शन के अंदर जाइए, लेट्स सपोज आप फिजिक्स के सेक्शन के अंदर गए, जो बच्चे नस की तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर गए, तो आपके पास सेशन 2024-25 पूरा गिवन है ओल्ड, यानी कि कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास वैसी गिवन है। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे बेकार इदारे मौजूद हैं जो भाई न्यू ईयर डिस्काउंट के नाम पे 15,000 रुपए के ऊपर सिर्फ रिकॉर्डिंग दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो हमारी एक मिनिमल फीस है उसमें कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग तो वैसे ही मिल रही है, प्रॉपर लाइव क्लासेस मिल रही है, और एक नहीं दो एक्सपर्ट टीचर्स हर सब्जेक्ट के अंदर। तो अब लाइव क्लासेस के सेक्शन के ऊपर गए, बैच 1.0 में एक चीज दिखाता हूं आपको। जैसे क्लास 11 सर रोनाल्ड ने कवर पूरी करवाई है, तो आप वेक्टर्स के ऊपर गए प्रोफेसर रोनाल्ड के ऊपर, तो भाई जो बैच के बच्चे होते हैं ये सिर्फ इसका एक्सेस ले सकते हैं, सही है ना भैया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोफेसर रोनाल्ड ने बहुत डिटेल के अंदर एक एक चीज आपको कवर अप करवाई भी होगी, प्रोफेसर रोनाल्ड साहब ने, तो भाई एक एक चीज उन्होंने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाई भी होगी। प्रोफेसर रोनाल्ड साहब ने आपको कंप्लीट डिटेल के अंदर अपना टॉपिक कवर करवाया हुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल। तो ये आपके पास पर्टिकुलरली प्रोफेसर रोनाल्ड साहब की क्लास चल रही है प्रॉपर स्मार्ट बोर्ड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह आप देखते होगे कि भाई किस तरह जो बाहर के मुल्कों के अंदर तालीम दी जाती है उस तरह के सिस्टम को हम पाकिस्तान में मुतारिफ करवा चुके हैं। तो अब इसी तरीके से प्रोफेसर बिलाल आपको मिल रहे हैं। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में चला जाता हूं मैं इनके किसी टॉपिक के ऊपर, थर्मोकेमिस्ट्री के ऊपर फॉर एग्जांपल में चला गया, सही है भाई। तो आपके पास सिंपल तरीके से सर बिलाल जी हैं यहाँ पे, ये अपनी क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलते हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको मल्टीपल ऐसे प्रोफेसर्स मिल रहे होंगे। आप पर्टिकुलरली मैथ्स के अंदर जाओगे, जहां पे मैथ्स के अंदर ये बंदा है नाचीज थोड़ा बहुत पढ़ा रहा है भाई, वहां पे वैसे ही आपको दूसरे टीचर्स भी मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स के अंदर वैसे ही आपको, अच्छा मेरे पास ये सारे फोल्डर्स आ रहे हैं क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ बेटा, आपके पास सारे फोल्डर्स नहीं आएंगे, आपके पास सिर्फ आपके रिस्पेक्टिव फोल्डर्स होंगे। अब जैसे कि भैया मैं चला गया मैथ्स के अंदर, प्रोफेसर आफ्ताब साहब पार्शियल डेरिवेटिव, एक एक चीज बहुत डिटेल के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगी, आपको मजा आ जाएगा मैथ्स के अंदर। तो भाई किसी भी कोचिंग सेंटर में आपका फ्रेंड बैठा हुआ होगा अकेडमी के अंदर 70,000 60,000 रुपए देने के बाद
एक सब्जेक्ट में एक टीचर मिलता है। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट में हमने पाकिस्तान के बेस्ट प्रोफेसर, मल्टीपल प्रोफेसर दिए हुए और बड़ी मिनिमल फीस के साथ। तो इस तरीके से देखिए प्रोफेसर आफ्ताब अपने टॉपिक को कवर करवा रहे हैं माशाल्लाह से। आपको तमाम के तमाम पास पेपर्स करवाए जाते हैं, तमाम के तमाम प्रैक्टिस जोन्स के अंदर आपको मल्टीपल ईयर्स के पेपर्स मिलते हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के अंदर आपको उसके वीकली टेस्ट अलग होते हैं, ग्रैंड टेस्ट अलग होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होते हैं। आप चाहें तो पुराने टेस्टों को भी दे सकते हैं और उनको डिस्कस कर सकते हैं अपने डाउट टीचर्स के साथ। इसी तरीके से डाउट क्लासेस हमारी अलग होती हैं कि भाई अगर मैं जाऊं लेट सपोज इंग्लिश के ऊपर मैं गया, तो भाई इंग्लिश के अंदर मैं गया तो ये सेशन 2025-24 की पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, न्यू रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा देखो प्रोफेसर एहतशाम साहब ने जो 2 दफा कोर्स अपना कवर करवाया वो भी मौजूद है। डाउट क्लास का एक अलग फीचर है, कोई इदारा आपको सिर्फ एक दफा कोर्स कवर करवा रहा होता है और समझता है काम खत्म हो गया। हमारे बैचेस में आपकी डाउट क्लासेस अलग होती हैं। भाई ये डाउट क्लासेस हैं, डाउट क्लासेस का मतलब होता है कि भाई ये लाइव क्लासेस के अलावा डिस्कशन है, लाइव क्लासेस के अलावा की डिस्कशन है। कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो आप यहाँ पे देखो पूछ सकते हैं। प्रोफेसर एहतशाम को आप सारे पसंद करते हैं, उनकी जानबूझ के हमने मैराथन अभी आप लोगों को प्रोवाइड करी थी ताकि आपको आइडिया हो सके हमारे बैचेस में कैसे पढ़ाया जाता है। प्रोफेसर एहतशाम अपनी डाउट क्लास खुद से कंडक्ट करते हैं, तो देखो डाउट क्लास एक उनकी कंडक्ट चल रही है। तो ये इस तरीके से एक एक चीज आपको लेके चली जाती है। इसी तरीके से इनकी अगर मैं लाइव क्लास के ऊपर जाऊं, किसी भी लाइव क्लास के ऊपर मल्टीपल टाइम आपको कोर्स कवर करवाएंगे, बिजनेस के बच्चों के लिए भी, इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी। तो प्रोफेसर एहतशाम प्रॉपर जो पास पेपर्स होते हैं उनकी बेसिस के ऊपर आपके लेक्चर डिजाइन होते हैं। इसके अलावा आपके जो चैट का ग्रुप होता है, भाई नॉर्मली कोचिंग सेंटर व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर चैट होती है, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्ली चैटिंग के लिए हमारा अपना इन हाउस बिल्ड चैटिंग सिस्टम मौजूद है ताकि यहाँ पे कोई बच्चे डिस्टर्ब ना हो सके, कोई रील शील ना भेजी जाए एंड सो ऑन। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट शाउट है तो आप सब्जेक्ट डाउट के ऊपर जाके पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे शो करूं, लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे बड़े मजे की चीज शो करता हूँ, सब्जेक्ट डाउट का फायदा क्या होता है। भाई मैं यहाँ पे चला गया सिंपल तरीके से, अल्लाह भला करे 248 के ऊपर। लेट सपोज एक बच्चा है हारून रशीद अहमद खान, उन्होंने अपना एक कोई डाउट पूछा है, पोटेंशियल अक्रॉस एन आइडियल स्विच, हियर द आंसर इज 0। तो अब जो प्रोफेसर आसिम साहब हैं, उन्होंने फिजिक्स का इस बच्चे ने अपना डाउट पूछा है, प्रोफेसर आसिम साहब ने उसका आंसर किया हुआ है, बाकी दूसरे बच्चों ने भी उसके ऊपर पर्टिकुलरली अपना फीडबैक दिया हुआ है। तो भाई हमारे जो कम्युनिटी सेक्शन है, जो सब्जेक्ट डाउट का पोर्शन है, बड़ा एक अच्छा यूनिक फीचर है कि भाई यहाँ पे आप अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने पर्टिकुलरली कोर्स फेलोज के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो कि भैया आप किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, किसी बात के हवाले से जहाँ पे आपको डाउट टीचर भी रिस्पॉन्ड बैक करेंगे और आपके जो पर्टिकुलरली क्लास फेलोज होते हैं वो भी रिस्पॉन्ड बैक कर रहे होते हैं। तो ये तमाम फीचर्स आपको अल्हम्दुलिल्लाह और ज़वजल हमारे बैचेस के अंदर मिल रहे होते हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट जो अभी नस के नेट नंबर 3 की तैयारी करना चाहते हैं, नेट नंबर 4 की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर नस के नेट नंबर 2 के अंदर जो हमारे स्पेशलाइज पास पेपर्स हैं उनको गो थ्रू करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप बैच का हिस्सा बन रहे होंगे। तो इन बैचेस का सबसे बड़ा फायदा ही क्या है कि भाई लाइव क्लासेस के ऊपर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आप नस की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, जीआईके की कर रहे हो, एनईडी की कर रहे हो, मेरान की कर रहे हो, यूईटी की कर रहे हो, तो आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आपका ईकेट के राउंड 1 से पहले कंप्लीट कोर्स कवर अप होगा, फिर राउंड 2 से पहले मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आपको स्पेशलाइज आपके एफएलपीस कंडक्ट होते हैं, फुल लेंथ पेपर, पास पेपर एंड सो ऑन। तो तमाम चीजें आपको अल्हम्दुलिल्लाह और ज़वजल हमारे बैचेस के अंदर मिल रही होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सिंपल तरीके से बैच का हिस्सा बनेंगे ताकि आपसे बैच में मुलाकात हो। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।